ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। पीपल सुनाओ अच्छोइनी। ओके नाउ। सो सबसे पहले मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, सो गाइज माय नेम इज़ नयनजीत सिंह एंड आई हैव 15 ईयर एक्सपीरियंस इन द आईटी इंडस्ट्री। मुझे 15 साल से भी ऊपर हो चुके हैं आईटी के अंदर काम करते हुए। मैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन पे बेसिकली काम करता हूँ। चाहे वो आपका सर्वर लेवल पे हो, चाहे आपका फायरवॉल लेवल पे हो, चाहे वो नेटवर्क लेवल पे हो, सिक्योरिटी लेवल पे। सो मैं पूरा कंप्लीट आईटी इंफ्रा मैनेज करता हूँ। ठीक है। और लास्ट 7 ईयर्स से आई एम प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग इन एमसीएस से सीसीएनए, सीसीएनपी, फायरवॉल, साइबर सिक्योरिटी, तमाम चीज़ फील्डों में मैं बेसिकली पिछले 7 साल से क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज का जो क्लास है बेसिकली गाइज वो एमसीएस से के ऊपर है। तो पहले तो कुछ लोगों के मन में ये होगा कि जो एमसीएस से है वो तो माइक्रोसॉफ्ट ने रिटायर्ड कर दिया है, यानी इसकी कोई भी सर्टिफिकेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन एक सिंपल से फंडा आपको क्लियर करूं कि अगर हमारा सर्टिफिकेशन रिटायर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू खत्म हो गई है मार्केट से। ठीक है। आप किसी भी कंपनी में अगर आप जाएंगे, व्हेन यू गो एनीवेयर, आप किसी भी कंपनी में अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपको यूज़र्स मिलेंगे, आपको वहाँ पे कंप्यूटर्स मिलेंगे, वहाँ आपको लैपटॉप मिलेगा, वहाँ पे आपको सर्वर मिलेगा। तो यानी लोकल इंफ्रा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। व्हेन आई स्टार्ट आई माई कैरियर एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 2009 में। एंड उसके बाद धीरे 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 नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, फायरवॉल, सर्वर्स, इस सब पे काम मैंने किया धीरे धीरे। तो जब हमने एमसीएस से मैंने किया था, लाइट्स 2010 में किया था। तो जैसे क्लाउड मार्केट में आया, जब आपके में आपको मालूम होगा क्लाउड बहुत बूम पे है, चाहे वो AWS है, एज्योर है, गूगल क्लाउड है। तो उस टाइम पे जब क्लाउड नया नया आया था तो ये कहा गया था कि जो आपका क्लाउड है वो सब कुछ खा जाएगा। जैसे आजकल क्या है कि चैट जीपीटी, जो सबका कह रहा कि जिसको चैट जीपीटी अगर आ गया है तो आने वाले टाइम में लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। तो गाइस ये छोटे छोटे सुनेंगे अपने मीम्स, बट ये सच्चाई नहीं है। आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, भले ही क्लाउड है कुछ भी है, लोकल इंफ्रा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एक आदमी को ऑफिस जाके सिस्टम पे बैठ के ही काम करना है, वो कहीं लटक के काम नहीं करेगा। तो सिंपल है कि एमसीएस से जो है ये बेसिकली आपका एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होता है, जिसमें आप कंपनी के अंदर यूज़र्स, कंपनी के अंदर कंप्यूटर्स को हम कैसे मैनेज करेंगे, यूज़र्स डेटा कहाँ पे मैनेज स्टोर करेगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज भी चलती हैं। तो एमसीएस से बेसिकली आपका एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट है। इसका कोई भी सर्टिफिकेशन अभी सिस्को सॉरी माइक्रोसॉफ्ट नहीं प्रोवाइड करता, बिकॉज ये सर्टिफिकेशन रिटायर हो चुका है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग आज भी वैल्यू है। अब ये किन के लिए है, एमसीएस से करने के बाद आपको किस तरह के जॉब रोल मिल सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आप अपनी कंपनी में मैनेज कर सकते हो, तो ये तमाम चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। कुछ हम लोग प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे कि कैसे ये सर्वर्स काम करते हैं, कैसे यूज़र्स हमारे नेटवर्क में मैनेज किए जाते हैं। एक छोटा सा लाइव डेमो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कोर्स कंटेंट भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, हमारा कोर्स कंटेंट क्या रहने वाला है। ये पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट मैंने डिज़ाइन किया है उन लोगों के लिए जो कि डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम करते हैं, आईटी सपोर्ट पे काम करते हैं और अपने स्किल्स को एक लेवल अप लेके जाना चाहते हैं, या एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन या सर्वर एडमिन, सिस्टम एडमिन के प्रोफाइल के लिए जॉब अप्लाई करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। इसमें मैंने कुछ भी कूड़ा नहीं डाला है, यहाँ पे मैंने वो तमाम चीज़ें इस कोर्स के अंदर डाला हुआ है जो कि एक इंडस्ट्री के अंदर जाके आप सर्वर को मैनेज कर सकते हो। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अभी हाल ही फिलहाल ही में कंसंट्रिक्स में 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए मुंबई में। तो उनका भी था कि दे आर फ्रेशर्स, वो लोग बिल्कुल फ्रेशर्स थे, वो किसी अदर प्रोफाइल में जॉब करते थे। पिछले 2 ढाई महीने से उनका ट्रेनिंग शेड्यूल था कि उनको 3 महीने बाद, उनका 2 महीने बाद उनका इंटरव्यू है, 3 महीने बाद, क्योंकि जहाँ पे वो वर्किंग थे। तो उन्होंने कहा था कि सर मेरा 3 महीने के बाद मेरा इंटरव्यू है, तो मुझे इस कोर्स करना है। तो देन मैंने उनको सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस किया, क्योंकि जब वो मेरे पास आए थे तो उनके पास ओनली 1 मंथ से भी कम टाइम बचा था, ऑलमोस्ट 24 डेज बचे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल है, बस मुझे बताइए कि क्या क्या टॉपिक्स। और देखो बहुत चीज़ सिंपल सी चीज़ है कि जॉब सिलेक्शन की बात करूँ वो इजीली आपके अवेलेबल हो जाती हैं, बस डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, चीज़ें के ऊपर कितना सर्च करते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है। तो पहले हम लोग कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि एमसीएस से है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एमसीएस इज अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड फोकस ऑन विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एमसीएस का जो कोर्स है
ये बेसिकली सर्वर के ऊपर फोकस है। तो आपके नेटवर्क में एक सर्वर आप अगर डिप्लॉय करते हो तो सर्वर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज आप इंस्टॉल करते हो। तो सर्वर आपका एक ऐसा मशीन होता है जो कि नेटवर्क में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दो चीज आपने सुना होगा नेटवर्क में चीजें होती है, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट वो होता है जो कि सर्विसेज को यूज करता है और सर्वर वो होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल अगर हम रियल लाइफ से इसको कंडक्ट करें तो जैसे अगर मान के चलो कि अगर आपको घर पे कोई कारपेंटर की कोई लकड़ी का काम करवाना है तो आप कहाँ पे जाएंगे? यू विल गो टू द कारपेंटर, राइट। और अगर आपको कोई नल वगैरह ठीक करना है या पानी से रिलेटेड कुछ टास्क करवाना है तो आपको प्लम्बर के पास जाना पड़ेगा। अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ है इशू तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम रियल लाइफ में भी उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए राइट पर्सन के पास जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप डॉक्टर के पास जाके बोले कि भाई मेरे घर के नल ठीक हो गया, आप ठीक कर दो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट अ प्लम्बर, ही इज अ डॉक्टर। तो ऐसे ही नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे डीएनएस सर्वर हो गया, डीएससीबी सर्वर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, और भी तमाम सर्वर्स होते हैं। तो आप एक मशीन के ऊपर जो सर्विस आप डालते हैं, जो सर्विस आप कॉन्फ़िगर करते हैं, आपका सर्वर वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। क्या किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है देखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो पूरा का पूरा फोकस है वो किसके ऊपर है? विंडोज सर्वर के ऊपर है। देखो विंडोज सर्वर की बात करें तो विंडोज सर्वर की जर्नी काफ़ी स्टार्ट पहले होता 2000 से स्टार्ट हुआ था, 2000 आया, फिर उसके बाद अपग्रेड होकर 2003 आया सर्वर, देन उसके बाद 2008 आया, फिर 12 आया, फिर 16 आया, देन 19 आया, देन 22 आया और नाउ 2025। तो अगर हम बात करें 2008 के बाद जो आया 2012, जो 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम आया था माइक्रोसॉफ्ट का, उसके बाद से अभी तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने लॉन्च किए हैं उनके जो यूआई है, मतलब उनका जो यूजर इंटरफेस है, वो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 2012 के अंदर डिफरेंट है 2016, वो हम बाद में डेडिकेटली डिस्कस करेंगे कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि किसी कंपनी में जब आप काम करने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, तो पहले तो आपको ये होगा कि जो मशीन हम आपको दे रहे हैं काम करने के लिए उसके बारे में आपको थोड़ा तो नॉलेज होनी चाहिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम करेंगे, जिस सर्वर पे हम काम करेंगे, जैसे 2016 पे करेंगे या 19 पे करेंगे या 22 पे करेंगे, तो क्या डिफरेंस है 22 में, क्या डिफरेंस है 25 में, क्या डिफरेंस है 19 के अंदर, कैसे चेंजेस किए गए 19 के अंदर कि वो 2022 उन्होंने लॉन्च किया। तो ये कंपैरिजन आपको मालूम होना चाहिए। आप कोई गाड़ी भी अगर परचेस करने जाते हैं तो उस गाड़ी के फीचर के जाने बिना आप उस गाड़ी को परचेस नहीं करते हैं। तो जो गाड़ी आप लेने जा रहे हैं उस गाड़ी के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, उसके बाद ही हम उस चीज़ को आगे कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो सर्वर हम काम कर रहे हैं, सर्वर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट होना चाहिए, वो हम तमाम चीज़ें सीखेंगे। तो एमसीएससी जो है वो आपका विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस्ड है। इन सिंपल वर्ड, एमसीएससी ट्रेन्स यू टू बिकम अ प्रोफेशनल सर्वर सिस्टम एडमिन। तो आप सर्वर एडमिन के लिए बेसिकली रेडी हो जाते हो, यू बिकम अ सिस्टम एडमिन। तो किसी भी जॉब के लिए जहाँ पे सिस्टम एडमिन, सिस्टम इंजीनियर या सर्वर एडमिन की अगर कोई जॉब रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो आफ्टर डूइंग द एमसीएससी। इसके बाद अगर हम बात करें कि वाई एमसीएससी इज इंपॉर्टेंट, देखो एमसीएससी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी कंपनी यूजेस सर्वर्स टू मैनेज। किसी भी कंपनी में चले जाओ, गरीब से गरीब, बड़े से बड़े, ठीक है, हर कंपनी में आपको सर्वर मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखो मैं उन कंपनी की बात कर रहा हूँ जो कि जिनके पास कम से कम 50 और 150 यूजर काम करते हैं। मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे 10 यूजर। अगर आपकी कंपनी ऐसी कंपनी में गए हो जहाँ पे 5 से 10 यूजर है, वहाँ पे सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बात करेंगे। लेकिन जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं, 50 है, 100 है, उससे ऊपर है, तो वहाँ पे हमें सर्वर को चाहिए ही चाहिए होता है। तो बिना सर्वर के कोई भी कंपनी आपको नहीं मिलेगी। अब सर्वर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? क्योंकि कंपनी के अंदर होता है यूजर, कंपनी के अंदर हम लगाते हैं सिस्टम्स जिसमें लैपटॉप है, डेस्कटॉप्स है, फिर दूसरे सर्वर्स भी हम लगाते हैं, कंप्यूटर्स भी है हमारे पास, सिक्योरिटी भी हमें चाहिए, डेटा भी हमें सिक्योर करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको हम कैसे मैनेज करेंगे, सर्वर को कैसे मैनेज करेंगे, डेटा की सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करेंगे, कंप्यूटर्स को कैसे मैनेज करेंगे, ग्रुप्स हम कैसे बनाएंगे, ग्रुप्स के अंदर हम यूजर्स कैसे लाएंगे। तो ये तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सर्वर। तो एमसीएस से क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपने इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, यूजर्स को, ग्रुप्स को, कंप्यूटर्स को, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो, डेटा की सिक्योरिटी कर सकते हो। कुछ की पॉइंट है अगर आप देखें कि विंडोज सर्वर इज यूज 90% ऑफ कॉर्पोरेट नेटवर्क। किसी भी कंपनी में चले जाएं 95, ये मैंने एक जनरली रेशियो लिया 90%, इट हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, बट 90% की कंपनी जो है वो विंडोज सर्वर यूज़ करती हैं।
देखो लिनक्स का भी अपना एक मार्केट है, लेकिन मैं बात करूं कि लिनक्स से ज़्यादा मार्केट आपकी सर्वर्स की है। लिनक्स कहाँ यूज़ होता है? मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़ में। अब अगर फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, दुबई, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, आप अगर दुबई में चले जाएं या किसी भी अदर कंट्रीज में चले जाएं अदर देन इंडिया, तो आपको वहाँ पे मोस्टली लिनक्स मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि विंडोज़ वहाँ नहीं यूज़ होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं वहाँ पे मोस्टली आपको विंडोज़ सर्वर ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि हर कोई इसको आसानी से सीख सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लिनक्स आसान नहीं है, लिनक्स भी आसान है, हर चीज़ आसान है। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चीज़ें सीख रहे हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं, कितना टाइम उस चीज़ के ऊपर दे रहे हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ती है हम इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। यूजर्स है, ग्रुप्स है, कंप्यूटर है, डेटा की सिक्योरिटी है। और विंडोज सर्वर जो है 90% कॉर्पोरेट नेटवर्क यूज़ करती है। मैंडेटरी स्किल्स फॉर आईटी सपोर्ट और सर्वर रोल्स, उन लोगों के लिए ये एमसीएस से डिज़ाइन है जो लोग सर्वर के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो सर्वर को मैनेज करना चाहते हैं, या अपने आप को एक लेवल अप लेके जाते हैं। जैसे क्लाउड आप सीखना चाहते हो फ्यूचर में, आप नेटवर्किंग में आना चाहते हो, तो हर चीज़ों के अंदर आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना सर्वर के कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। चाहे आप क्लाउड में चले जाएं, वहां भी आपको सर्वर बनाना पड़ेगा। अब सर्वर आप बनाएंगे तो सर्वर के ऊपर काम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एमसीएससी की नॉलेज होनी चाहिए। एमसीएससी के अंदर हम क्या सीखते हैं? सर्वर्स को कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, सर्वर के ऊपर चीज़ों को कैसे मैनेज किए जाते हैं। दैट इज़ वाई एमसीएससी की जो इंपॉर्टेंस है वो आज भी है, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस ऑन क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, अगर आप डेवऑप्स में जाना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, क्लाउड में जाना चाहते हो, तो वो भी एफसीएस से आपको हेल्प करता है एक चीज़ों को समझने के लिए। प्रैक्टिकल है, जॉब ओरिएंटेड है, आईटी इंडस्ट्री है के लिए अंदर यूज होने वाला प्रोडक्ट है। तो एमसीएस से विदाउट सर्वर नॉलेज आईटी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है। क्योंकि अगर आप लेट्स से डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम करते हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट के ऊपर काम करने के ऊपर अगर बात करें, रेगुलर एक्टिविटी क्या रहती है? सिस्टम को बस की चीज़ों को इंस्टॉल कर देना, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा फील्ड पे भी हम जाते हैं, तो डेस्कटॉप सपोर्ट पे जो जो नॉलेज है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि आप सिर्फ डेस्कटॉप के अंदर आने वाले प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हो। लेकिन अगर आपको सर्वर को मैनेज करना है, सिटिंग जॉब चाहिए, तो उस पर्पज़ के लिए आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। डेस्कटॉप सपोर्ट में आपकी जो सैलरी है वो एक लिमिटेड होती है, ठीक है। एक कंपनी में अगर आप ज़्यादा टाइम काम करते हो तो मे बी शायद सैलरी बढ़ जाए, लेकिन एक टाइम के बाद आपको सैलरी बढ़ाने के लिए मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो उनको मालूम है कि जो पैसा मैं आपको ऐसा दे रहा हूँ एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट, उस पैसे में, उससे कम पैसे में लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। लोगों के अंदर आजकल देखो भीड़ है एक तरीके से, ठीक है। आप समझिए कि मार्केट में इतनी भीड़ है, ठीक है। अब भीड़ में से एक बंदा ऐसा निकल के आता है जिसने कहा कि भैया मेरे को ये 4 चीज़ें आती हैं, हालांकि वो फ्रेशर है, लेकिन आप भी उस भीड़ का हिस्सा हो, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है। वो एक ऐसा बंदा जिसके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ उसने डेस्कटॉप का काम किया हुआ है, बट एक ऐसा बंदा जिसने नेटवर्क का भी सीख लिया, उसने थोड़ा बहुत फायरवॉल कर लिया, उसने सर्वर की नॉलेज ले ली, तो हमेशा कंपनी ऐसे बंदों को प्रेफर करती है। आज के टाइम पे वो गया ज़माना गाइज, अगर आपने एमसी से कर लिया तो कंपनी आपको घर से पकड़ के ले जाती है। आपने जेटकिंग का ऐड देखा होगा, जेटकिंग के अंदर मैंने बहुत पुराना ऐड मैंने देखा था कि कैसे ऐड चलता था कि आपने जेटकिंग कर लिया तो कंपनी वाले आए, आपको बोरे में भर के ले गए। लेकिन वो चीज़ें आज की डेट में ख़त्म है, वो सिर्फ ऐड के ऊपर है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी में ये है कि आपके पास स्किल्स कितना है, कितना आप चीज़ों को सीख रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अपने आप को कैसे अपग्रेड कर रहे हैं। जिन्होंने अपने ऊपर अपग्रेड नहीं करना सीखा वो डेफिनेटली पीछे रह जाएगा, और एक टाइम के बाद कंपनी के लिए वो बंदा लाइबिलिटी बन जाता है, और कंपनी उसको बोलती है कि भैया, मेरे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस मैं आपको गिनाऊंगा, ठीक है, कि ऐसे मैसेज दिखाऊंगा जो यही बोलते हैं कि सर मेरी जॉब चली गई और सर मेरे को जॉब चाहिए। मार्केट में जॉब अवेलेबल है, मैं करवा भी सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि आपके अंदर स्किल्स नहीं है। तो अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो मैं आपको कैसे रिकमेंड करूंगा? क्योंकि क्या होता है कि मैंने अगर कहीं पे कंपनी को रिकमेंड किया कि भैया ये स्टूडेंट है, ये एम्प्लॉय है, इसको कंसिडर कीजिए, तो अब ऑब्वियसली वहाँ तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो अगर बंदा वहाँ पे इंटरव्यू देने जाता है और उसके पास स्किल्स ही नहीं है, तो वो मुझे आगे से बोलेंगे यार आपने कैसा बंदा भेज दिया, इसके पास तो स्किल्स ही नहीं है। तो आगे से मैं उस बंदे का अप्रोच नहीं कर सकता जिसके पास वो क्वालिटी है। तो बेसिकली अगर आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, इफ़ यू आर कमिंग इन आईटी इंडस्ट्री, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप अपने आप को अपग्रेड करें रेगुलर बेसिस पे, ईयर बाय ईयर, डे बाय डे। क्योंकि स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा एक लेवल आगे रखेगी। क्योंकि अगर आपने लेट्स से हमने डेस्कटॉप सपोर्ट पे ज्वाइन किया और अगले 3-4-5 साल तक आपने कुछ भी नया नहीं सीखा, और आपने एक कंपनी के अंदर 5 साल लगा दिए, और आप सीवीवी के अंदर एक लाइन ऐड करके फिर रहे हो, आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस,
ये अपने आप को सबसे बड़ा धोखे देने वाला काम है। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल में, अगले जो 5 साल जो आपने दिए उस कंपनी को, आपने एक ही चीज के ऊपर लगा दिए। कंपनी 5 साल के अंदर इतना आगे, यानी आईटी जो है इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, आज के डेट में एआई चीजें आ गई हैं, तो आपने अगले 5 साल में अपने आप को कुछ भी नहीं सीखा। तो मतलब आप 5 साल पीछे टेक्नोलॉजी में चल रहे हो, और आप किसी कंपनी के अंदर जाके बोलेंगे कि आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, भाई वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि रैम कितनी चाहिए, मेरे सिस्टम पे अगर ब्लू ड्रम पा रहा है तो उसको मैं कैसे ठीक करूंगा। नो, वो डायरेक्टली आपको सर्वर लेवल पे लेके जाएगा पूछने के लिए, वो डायरेक्ट आपको क्लाउड लेवल पे लेके जाएगा चीज़ों को पूछने के लिए, और आप कहेंगे कि यार मुझे तो ये चीज़ आती नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल सा फंडा है कि स्किल्स जब तक नहीं अपग्रेड करोगे, मार्केट में आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये रियल प्रैक्टिकल है। मैंने भी अपने लाइफ के 7-8 साल ऐसे ही ख़राब कर दिए थे, और उसके बाद जब चीज़ें मुझे पता लगी कि यार मार्केट में तो ऐसा सर्वाइव करना मुश्किल है, और मेरे सामने ऐसे तमाम ऐसे एग्जांपल्स सेट हुए, मेरे साथ चीज़ ऐसी हुई हैं, कंपनी भी मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया कि भैया ये बंदा जो है इसकी सैलरी ज़्यादा है, इसको हटाओ, दूसरा बंदा लेके आओ। मेरे साथ भी हुआ है। तो मैंने समझ लिया कि भाई मार्केट के अंदर रहना है तो आपको स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो एमसीएससी की इंपॉर्टेंस हम के बारे में बात कर रहे थे कि सर्वर्स के जरूरत है, बिना सर्वर के आप काम नहीं कर सकते। कोई भी इंडस्ट्री बिना सर्वर के नहीं है। सर्वर के थ्रू आप यूजर्स को, ग्रुप्स को, कंप्यूटर्स को, डेटा की सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद है कि व्हाट यू विल लर्न इन एमसीएससी कोर स्किल। बेसिकली एमसीएससी बना किस पर्पस के लिए, ये टोटल सर्वर के ऊपर फोकस्ड है। अब सर्वर के ऊपर क्या क्या चीज़ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। विंडोज सर्वर इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगर, कि सर्वर को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, सर्वर को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये आप एमसीएससी के अंदर सीखते हो। देखो ये कुछ 4-8-5 लाइन मैंने लिखी हुई है, इसके अलावा भी पूरा कोर्स सिलेबस हमारा पढ़ा हुआ है, बट डिटेल में है। ये सर्व एक ओवरव्यू है कि इस एमसीएससी के अंदर मेन फोकस चीज़ों में कहाँ पे किया गया है। तो एक्टिव डायरेक्टरी जो कि सबसे बड़ा प्रोडक्ट है आपके माइक्रोसॉफ्ट का, देखो चाहे आप क्लाउड में चले जाओ वहां भी आपको एजोर की एक्टिव डायरेक्टरी मिलेगी। आप एमसीएस से करो तो यहाँ पे आपको लोकल इंफ्रा, तो बेसिकली ये जो एमसीएस से है ये आपके लोकल इंफ्रा को मैनेज करने के लिए, कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वहाँ पे जो फिजिकली यूजर काम कर रहे हैं, फिजिकली कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, लैपटॉप्स लगे हैं, उन फिजिकल एनवायरनमेंट को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे सिक्योरिटी डिप्लॉय करेंगे, ये आपको एमसीएस से। यहाँ पे कोई क्लाउड की चीजें नहीं है, मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पे हम कोई क्लाउड मैनेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे क्लाउड को मैनेज करना है तो भी मुझे एमसीएस से आना चाहिए, क्योंकि क्लाउड में भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर करने के लिए सर्वर कैसे इंस्टॉल होते हैं, सर्वर के अंदर कैसे सर्विसेज इंस्टॉल किए जाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एमसीएस से ना एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि अगर किसी कंपनी ने कोई जॉब निकाला कि एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए या विंटल, मैं आपको बता सकता हूँ कि आफ्टर एमसीएस के लिए आप किस तरह की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो वहां पे आप फिट हो जाते हो। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज आप एमसीएस में सीखते हो। यूजर्स ग्रुप एंड ओयू, इसको कैसे किए जाते हैं कॉन्फ़िगर। अब यूजर तो सबको मालूम है क्या होता है, ग्रुप्स भी मालूम होता है क्या होता है, लेकिन ये ओयू क्या है। ये बेसिकली कंटेनर होता है जिसके अंदर हम यूजर्स और ग्रुप को रखते हैं। अभी के लिए इतना समझो कि ओयू हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप यूजर्स को और ग्रुप्स को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि गाइज आप किसी यूजर के ऊपर ये पॉलिसी लगाना चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर यूजर है ये कंट्रोल पैनल को एक्सेस ना कर पाए, या ये पर्टिकुलर ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर ये राइट्स मैंने दे दिया कि भैया ये बंदा कमांड प्रोम ओपन नहीं कर सकता है ना, तो ये वॉलपेपर चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीजें की पॉलिसी हम लगाते हैं, ठीक है, नेटवर्क में हम पॉलिसीज लगाते हैं यूजर्स के ऊपर। तो आप एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर किसी यूजर के ऊपर, किसी ग्रुप्स के ऊपर डायरेक्टली पॉलिसी नहीं लगा सकते। तो पॉलिसी लगाने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम ओयू, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, यानी एक ऐसा यूनिट जहां पे हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। कहाँ किसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कंप्यूटर को, यूजर्स को, ग्रुप्स को। तो हम पॉलिसी किस पे लगाएंगे, पॉलिसी हम कंप्यूटर्स पे लगाएंगे, पॉलिसी हम यूजर्स के ऊपर लगाएंगे, पॉलिसी हम अब ग्रुप्स के ऊपर लगाएंगे। अब पॉलिसी अगर हम इनके ऊपर लगाएंगे तो डायरेक्टली आप यूजर पे पॉलिसी नहीं लगा सकते, कि मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक यूजर है रोहित, मैं कहता हूं कि रोहित आप वॉलपेपर चेंज नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस रोहित के यूजर को एक कंटेनर के अंदर डालना पड़ेगा, मींस ओयू के अंदर डालना पड़ेगा, और उस ओयू के ऊपर मैं पॉलिसी लगाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आप नेटवर्क में पॉलिसी लगा सकते हो। तो पॉलिसी लगाने के लिए हमें ओयू चाहिए होते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आप यूजर्स को मैनेज कर सकते हो, ग्रुप को मैनेज कर सकते हो, और ओयू को मैनेजमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप इसके अंदर डीएनएस सर्वर के ऊपर कैसे काम किया था, बहुत डीप है डीएनएस सर्वर। देखो डीएनएस सर्वर सबसे बताओ कि अगर आप एमसीएससी के लिए अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो या सर्वर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वो आपसे जो भी इंटरव्यूअर है 110% डीएनएस के ऊपर पूछेगा। और डीएनएस के ऊपर इतने सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर होंगे,
तो जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे गाइस, चाहे वो एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर हो, चाहे आप डीएनएस के ऊपर हो, चाहे डीएस के ऊपर हो, हर टॉपिक के ऊपर आपको इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि डीएनएस सर्वर क्या होता है, आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूँ सिनेरियो बेस्ड, क्योंकि कंपनी में जब आप जाओगे तो आपसे पूछेगा कि मेरे नेटवर्क में कंप्यूटर रखा हुआ है, वो डीएचसीपी सर्वर से आईपी नहीं ले रहा है, तो क्या दिक्कत हो सकती है, आप कैसे ट्रबल शूट करोगे। तो ट्रबल शूटिंग करने के लिए उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए, क्योंकि कंपनी आपको हायर क्यों कर रही है। आप रोज एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं करेंगे, आप रोज डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी उन पे चल रहा होगा। कभी रेयर ऑफ द रेयर केस होगा कि कहीं पे नया सेटअप लग रहा है तो वहां पे आपको एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी पड़ जाए, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन कैसे होती है वो आपको आनी चाहिए। जब तक आप इंस्टॉलेशन नहीं जानोगे तो उसके अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करोगे। तो कोई भी कंपनी आपको हायर करती है इसीलिए ताकि आप उनके कंपनी के अंदर जाके जो चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप मैनेज करें। आपको रोज एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं करनी होती है, आपको रोज डीएनएस सर्वर नहीं बनाना होता है, रोज आपको डीएचसीपी सर्वर नहीं बनाना है, वहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ बनी बनाई है। आपको उनके ऊपर काम करना आना चाहिए कि कल को अगर एक बंदे ने बोला कि भाई डीएनएस के अंदर एक एंट्री बनानी है आपको, तो वो डीएनएस के अंदर एंट्री वो क्यों बना रहे हैं, क्या ज़रूरत है उस एंट्री की, तो इसके लिए हमें डीएनएस की वर्किंग बिहेवियर पता होना चाहिए ना। तो ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे। तो डीएनएस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं, डीएचसीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं। डीएचसीपी सर्वर एक बहुत मैंडेटरी आपका कह लो कि, और ये मस्ट आपका एक सर्विस होता है जो कि हर कंपनी में यूज़ होता है। ठीक है, इसका काम होता है कि आपके नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अब मान के चले कि आपको कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन करना है, सबको मालूम आईपी एड्रेस क्या होता है, क्योंकि बिना आईपी एड्रेस के आपके नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो आप किसी भी डिवाइस को। तो नेटवर्क में जो भी आप कंप्यूटर लगा रहे हो, जो भी सर्वर लगा रहे हो, जो भी आप लैपटॉप्स लगा रहे हो, उनको क्या चाहिए होता है, आईपी एड्रेस। अब एक कंपनी के अंदर 500 कंप्यूटर लगाए हुए हैं, या फिर हमने एक नया सेटअप ऑफिस खोला हमने और वहाँ पे हमने 500 कंप्यूटर्स लगा दिए। अब 500 कंप्यूटर्स को एक एक करके आईपी एड्रेस देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैनुअल आईपी एड्रेस आप अगर प्रोवाइड करते हो तो वहाँ पे आपकी जो ह्यूमन एरर है चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे डीएचसीपी क्या करता है, इन चीज़ों को ओवरहेड को कम कर देता है कि आप नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करें और वो सर्वर ही ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। अब किसी कंपनी में अगर आप डीएचसीपी अगर कॉन्फ़िगर है तो आपसे ये पूछेगा कि डीएचसीपी कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है आईपी के लिए, सर्वर कैसे आईपी एड्रेस मिलता है, ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे विद प्रैक्टिकल पैकेट कैप्चर के साथ। एमसीएस से मैं आपको कोई पैकेट कैप्चर करके नहीं दिखाएगा, बट मैं कैप्चर करके दिखाऊंगा कि एक सिस्टम से रिक्वेस्ट कैसे जाती है, सिस्टम से पैकेट कैसे जाता है, सर्वर कैसे उस पैकेट को एक्सेप्ट करता है, कैसे सर्वर उसको रिप्लाई करता है, ये तमाम चीज़ें हम पैकेट बाय पैकेट कैप्चर करके देखेंगे। तो ये जो चीज़ जो है जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये एवरीथिंग इंडस्ट्री लेवल पे होगी। ये ट्रेनिंग आपको इंस्टीट्यूट लेवल पे नहीं मिलेगी। मींस आप ये सोच रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूट में जो चीज़ें सिखाई जाती है बुक्स के अंदर ही, बुक्स के अंदर कोई भी चीज़ नहीं सीखे। बुक्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो हम चीज़ें जो सीखेंगे वो रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन की कंपनी के अंदर चीज़ों को कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये आप सीखेंगे। ग्रुप पॉलिसी, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी का ये कह लो कि इन्वायरमेंट है। ग्रुप पॉलिसी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के अंदर सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी का जो प्रोडक्ट है वो है ग्रुप पॉलिसी। इस पॉलिसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने यूजर्स को, जैसे मैंने अभी बताया ना कि एक यूजर है रोहित, और मैं नहीं चाहता कि वो रोहित वॉलपेपर चेंज करे, मैं नहीं चाहता कि मेरे नेटवर्क में कोई बंदा यूएसबी एक्सेस कर पाए, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि अपने फ़ोन को एज अ डेटा केबल चार्ज कर रहा हूँ बोल के सिस्टम पे लगा देते हैं और सिस्टम से डेटा निकाल लेते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस चीज़ को हम कैसे रोकेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे नेटवर्क में कोई बंदा एक्सेल यूज़ करे। लेट्स से अगर एग्जांपल के लिए कोई डिपार्टमेंट है, लेट्स से सेल्स, और मेरी कंपनी कहती है कि सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे को हमें एक्सेल का एक्सेस नहीं देना है, या वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेस ना कर पाए। तो इस तरह के एप्लीकेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, तो एप्लीकेशन लेवल पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम यूज़र्स को रोक सकते हैं कि वो कंट्रोल पैनल एक्सेस ना कर पाए, कोई फाइल ओपन ना कर पाए, ये तमाम चीज़ें हमारी ग्रुप पॉलिसी से मैनेज होती है। बहुत सारी है ग्रुप पॉलिसी में, हमें कम से कम 3 से 4 क्लासेज हमें लगेंगी। तो ये बहुत बड़ा और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है ग्रुप पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद फाइल सर्वर एंड परमिशंस, हमारे नेटवर्क में जो यूज़र्स होंगे वो कहाँ पे अपने डेटा को कहाँ पे रखेंगे, सर्वर पे। लेट्स से हमारे कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, एचआर है, सेल्स है, मार्केटिंग, आईटी है। तो एचआर का अपना एक डेटा होगा, अपना एक फोल्डर होगा एचआर का डेटा के नाम से, सेल्स का अपना एक डेटा होगा। अब सारा का सारा डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, सर्वर पे रखा हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नेटवर्क में एचआर जो सेल्स का जो टीम है वो एचआर के डेटा को एक्सेस ना कर पाए। एचआर की जो टीम है
वो किसी दूसरे आईटी के डेटा को एक्सेस ना कर पाए। तो हम यहाँ पे डेटा के रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाएंगे? एचआर वाला बंदा सिर्फ, एचआर की टीम जो है सिर्फ और सिर्फ एचआर के डेटा को एक्सेस करे, ना कि सेल्स के डेटा को, और सेल्स वाला सिर्फ सेल्स के डेटा को एक्सेस करे, ना कि एचआर के, ना ही आईटी के। तो इन चीजों को हम कैसे मैनेज करते हैं? फाइल सर्वर पे। कोई भी यूजर नेटवर्क में, सिस्टम पे अपना डेटा नहीं रख सकता, या रखने को हम नहीं भी देंगे, क्योंकि आप अगर किसी, लेट से आपके कंपनी में 50 कंप्यूटर्स है या 100 कंप्यूटर्स हैं, और हर यूजर अपना डेटा वहीं स्टोर कर रहा है, और मान के चलते हैं कि किसी यूजर का डेस्कटॉप फिक्स नहीं है। लेट से आप ले लो, आप एक यूजर हो, आपका एक सिस्टम मिला हुआ आपके कंपनी में, लेकिन वो फिक्स नहीं है। आज किसी कंपनी में इस सिस्टम पे बैठ रहे हो, दूसरे दिन आके किसी और सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे डेटा की जो स्टोरेज है वो सेंट्रलाइज ना हो तो प्रॉब्लम है। लेट से आप आज आके कंपनी सिस्टम ए पे बैठे हो, और अगले दिन जब आते हो तो सिस्टम ए पे ऑलरेडी एक बंदा बैठा हुआ है, तो आप सिस्टम बी में जाके बैठोगे तो आप आईटी वाले को बोलोगे भाई मैं कल सिस्टम ए में बैठा था, वहाँ पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है तो मुझे चाहिए वो डेटा। तो फिर वो आईटी वाला बंदा पेन ड्राइव लेके आएगा, लगाएगा, कोई कॉपी करेगा, फिर सिस्टम बी में पेस्ट करेगा। तो एक आईटी वाले बंदे का काम यही है कि आते पहले तो कॉपी कॉपी पेस्ट करेगा डेटा की। तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? फाइल सर्वर करते हैं क्रिएट, ताकि यूज़र अपने डेस्कटॉप पे लोकली डेटा को स्टोर ना करके क्या करे, सर्वर पे स्टोर करे, सेंट्रलाइज लोकेशन पे शेयर करे। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा दो चीज का है कि अगर किसी यूजर का सिस्टम क्रैश हो जाता है तो भी उसका डेटा सर्वर पे मिल जाएगा। अगर कोई यूजर अपना डेटा लोकली स्टोर करता है, उसका सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो डेटा की रिकवरी करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन हम इसीलिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क में फाइल सर्वर क्रिएट करते हैं। फाइल सर्वर क्रिएट करने के बाद हम टीम को बोलते हैं कि आप अपना डेटा अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर पे रखें, और एज अ सिस्टम एडमिन हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उस डेटा की सिक्योरिटी हम मेंटेन करें, कि ऐसा ना हो कि एचआर का बंदा आईटी के डेटा के अंदर जाके बैठ के कुछ चीज़ों को ढूंढ रहा है, देख रहा है, या सेल्स वाला बंदा है एचआर के टीम फोल्डर के अंदर जाके चीज़ों को देख रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल सर्वर एंड परमिशंस के ऊपर काम। तो सर्वर के ऊपर फाइल सर्वर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, परमिशंस कैसे लगाए जाते हैं, ये भी आप इसमें सीखोगे। बैकअप एंड रीस्टोर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बैकअप एंड रीस्टोर। क्योंकि अगर आपके पास बैकअप नहीं है और आपको डेटा डिलीट हो गया, लेट्स से एक यूजर है जिसने अपना डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, सर्वर पे रखा हुआ है, तो सर्वर पे तो इस भरोसे पे रखा हुआ है ना कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो चीज़ों को मैनेज कर रहा है। अब अगर किसी यूजर ने अपना डेटा सर्वर पे रखा है और सर्वर से डेटा डिलीट हो जाए, तो उस टाइम उस यूजर की गलती नहीं है, एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हमसे जवाबदारी पूछी जाएगी कि भैया यूजर का डेटा डिलीट हुआ तो हुआ क्यों, और हो गया है तो मुझे नहीं पता, दिन करो रात करो एक करो, मुझे डेटा चाहिए। तो इसके लिए हम सिस्टम एडमिन क्या करते हैं, चीज़ों के बैकअप मैनेज करते हैं, रीस्टोर करते हैं, कि हमारे पास जो बैकअप है, लेट्स हमारे पास एक फाइल सर्वर है, तो नेटवर्क में हमारे पास एक फाइल सर्वर नहीं होगा, हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होंगे, ताकि हम बैकअप दे पाएं, रिडंडेंसी दे पाएं, कि अगर एक यूजर ने अपना डेटा फाइल सर्वर 1 में रखा हुआ है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डेटा को कहीं एक और जगह पे रखना, सेफ साइड। यूजर तो अपना एक लोकेशन पे रख रहा है, लेकिन एज अ सिस्टम एडमिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डेटा का बैकअप हम रेगुलर बेसिस पे लें। तो अगर आप बैकअप नहीं लोगे, तो अगर कल को यूजर से ही गलती से डेटा डिलीट हो गया, तो यूजर तो डांट पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भी जवाबदारी होगी कि भैया डेटा डिलीट हुआ तो हुआ क्यों, क्योंकि यू आर द सिस्टम एडमिन, यू आर मैनेजिंग द थिंग्स। तो आप बताएं, आपकी जवाबदारी होगी यहाँ पे। तो इसलिए हमारे पास बैकअप और रीस्टोर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे। बैकअप दो तरीके से लिए जाते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। हमेशा हम प्रेफर करते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि हर बार आप सर्वर पे नहीं रह बैठ सकते, कई बार आप बिजी हो तो किसी अदर काम में बिजी हो जाते हो, तो और आपका बैकअप का टाइम निकल गया, लेट्स से आपका एक टाइम अपने शेड्यूल कर रखा है कि आपका जो शिफ्ट की टाइमिंग है रात से मॉर्निंग की है, 9 to 6 आपके यूजर्स काम करते हैं, और आपका जो बैकअप है वो आपको रात से 6 बजे के बाद आपको बैकअप लेना है, 7 बजे के आसपास। कभी कभी क्या होता है कि एज आई टी एडमिन हम लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं किसी काम में, कुछ नेटवर्क में इशू आ गया, कुछ सर्वर डाउन हो गया, तो हम उनमें बिजी हो गए, और उस केस में हमारा बैकअप लेना रह जाएगा भी, तो नुकसान है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैकअप को ऑटोमेट करते हैं, कि अगर मैं अवेलेबल भी नहीं हूँ तो सर्वर अपने आप बैकअप ले ले। तो वो चीज़ें कैसे करेंगे हम, ये तमाम चीज़ें आप एमसीएस में देखोगे। उसके बाद बेसिक सर्वर की सिक्योरिटी, एक सर्वर जो आप डिप्लॉय करो उसकी बेसिक सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करोगे, जिसको हम एक वर्ड से बोलते हैं सर्वर हार्डनिंग। किसी भी कंपनी में जाओ, मैं बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, किसी भी एमएनसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे सर्वर की हार्डनिंग होती है, ठीक है। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है क्या? यस, किसी ने हैंड रेज किया है? हाँ जी सर। जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, जो अभी आपने स्टेप्स दिखाए हैं सारे, हम्म। इनमें
ये सब हमें कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे या इससे एडिशनल भी कुछ कंसेप्ट्स हैं जो करवाए जाएंगे? ये जो आप सर्वर की बात कर रहे हो, ये जो मैंने आपके सामने 5 पॉइंट लिखे हाँ, बोले, जो जी जी इनके जी अलावा भी बहुत है। ये तो मैंने कहा था कि एक तरह से मैंने कुछ ये वो पॉइंट्स है जो कि हम सर्वर पे सीखेंगे। इसके अलावा भी जी देखो, अब जैसे ग्रुप पॉलिसी है, ग्रुप पॉलिसी एक टॉपिक है, ठीक है। अब इस ग्रुप पॉलिसी कैसे काम करती है, ग्रुप पॉलिसी के अंदर 3000 से भी ज्यादा पॉलिसीज होती हैं। तो देखो, जी हर कम अब 3000 पॉलिसी कोई यूज नहीं करता, आपको भी मालूम है। तो आम जी एक इंडस्ट्री के अंदर क्या रिक्वायरमेंट होगी कि भैया मेरे नेटवर्क में कोई पेपर ना चेंज कर पाए, मेरे कंपनी में कोई यूएसबी एक्सेस ना कर पाए। तो एक ऐसी जी सर्टेन पॉलिसी जो कि कॉमन हर किसी में होगी। लेकिन अगर मान के चलो, देखो आपकी जिस कंपनी में आप कर रहे हो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग होगी, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसकी कंपनी अलग होगी रिक्वायरमेंट, कोई तीसरा बंदा काम कर रहा होगा उसकी अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो आपकी रिक्वायरमेंट, लेकिन एक हर कंपनी के कॉमन पॉलिसी भी होती है ये, कि लेट से मैं ये चाहता हूँ कि पासवर्ड की जो है वो 15 दिन में चेंज कर पाएँ। दूसरा है कि कोई बंदा वॉलपेपर ना चेंज कर पाए, कोई बंदा डेटा की सिक्योरिटी वो मैनेज करनी है। तो ये तमाम चीज़ें कुछ ऐसे पॉलिसीज होती है जो कॉमन होती है, वो तो हम सीखेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने कहा कि मुझे एक्स वाई जी, मुझे अपनी बात बता रहा हूँ। जब आपको पता कि कोरोना आया था, ठीक है, जब कोरोना आया था तो सब लोगों की कंपनीज वर्क फ्रॉम होम हो गया था, और वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट कोरोना से काल से ही आया है। तो हमारी कंपनी के अंदर क्या हुआ था कि हमारी टीम थी जिसमें हम लोग 5-6 लोग काम करते थे। तो उसमें क्या था कि वर्क फ्रॉम होम सबको अलाउ कर दिया। अब सबके जो कंप्यूटर्स हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं, सबके कंप्यूटर्स रखे हैं ऑफिस में। तो जो नेटवर्क टीम है उन्होंने वीपीएन वीपीएन सेटअप करवा दिया, तो अब यूजर्स क्या करते अपने घर से काम कर रहे थे। लेकिन कुछ यूजर ने क्या किया कि यूजर ने रिजाइन डालना था, तो रिजाइन डालने से पहले उन्होंने क्या किया, उनके कंपनी के जो सिस्टम थे, क्योंकि वो रिमोट पे लेके काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, सारा का सारा डेटा अपने लोकल सिस्टम पे कॉपी मार लिया और रिजाइन मार दिया। तो कई बार ये चीज़, फिर बाद में हमने ये चीज़ पकड़ी। फिर हमारी कंपनी जो जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि भैया कि जो भी बंदा घर से बैठ के काम कर रहा है, एक चीज इंश्योर करो कि कोई भी सर्वर पे से या सिस्टम से कोई भी डेटा अपने लोकल सिस्टम पे कॉपी ना कर पाए। तो हमें वहाँ पे कॉपी पेस्ट को रिस्ट्रिक्शन लगाना था, एक नया रिक्वायरमेंट आ गया उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर मैंने उसको इंप्लीमेंट किया कि कैसे हम कॉपी पेस्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर कोई बंदा घर से काम कर रहा है अपने ऑफिस के सिस्टम को लेके, तो ऑफिस के सिस्टम से कोई भी वो डेटा अपने लैपटॉप में या अपने लैपटॉप से कोई भी डेटा उस सर्वर पे इंस्टॉल या अपलोड नहीं कर सकता। ये तमाम चीज़ें हम ग्रुप पॉलिसी के अंदर सीखते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी के अंदर जो कॉमन जो सिक्योरिटी है वो तो हम सीखेंगे। लेकिन अगर हमारी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उसको आप कैसे डील करोगे, कैसे आप चीज को ढूंढोगे, क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है। कई लोग बोलते हैं, जैसे मैंने देखा ये चीज कि हर टाइम आप हाँ बोल के फिर को फंस जाते हो। कोई कंपनी अगर आपसे बोलती है कि ये चीज मुझे चाहिए, तो उनको बोलना सर लेट मी चेक इट इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये नहीं बोले सर हो जाएगा, क्योंकि अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो फिर आप बोल के उसकी कमिटमेंट करके आप फंस जाओगे। तो हमेशा क्या रहता है कि सर लेट मी चेक इट। तो जैसे मेरे को कहा गया कि इट इज़ पॉसिबल कि हम कॉपी पेस्ट को ब्लॉक करें, और अगर है तो उसको करो। तो हमने कहा कि ठीक है सर लेट मी चेक इट इज़ पॉसिबल। तो मैंने गूगल पे गया, आई जस्ट सर्च इट, तो उन्होंने मुझे स्टेप्स बता दिए कि हाँ इट इज़ पॉसिबल। तो मैंने उनको बताया कि हाँ पॉसिबल है, मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। तो हर कंपनी के अंदर अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो मैंने आपके सामने 5-6 चीज़ें लिखी हैं, ये एक छोटी सी चीज़ें हैं जो हम लोग एक्चुअल में सर्वर के अंदर सीखेंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सीखेंगे। ठीक है सर। मेरे को ये था कि जैसे एक आरडीपी यूज होता है नॉर्मली, है ना? हाँ जी। एक आरडीपी हो गया, एक वीपीएन हो गया, पीयर टू पीयर कनेक्शन बनाते हम्म। हैं हम सर्वर से। हम्म। तो इन चीजों के बारे में भी हमें सिखाया जाया बिल्कुल करने। बिल्कुल, पीयर टू पीयर कनेक्शन कैसे बनता है, देखो उसमें नेटवर्क भी इन्वॉल्व होता है। आप यहाँ जी पे सर्वर लेवल पे करेंगे, नेटवर्क लेवल पे नहीं। नेटवर्क लेवल पे चीज़ें नेटवर्क की टीम करेगी। लेकिन अगर मान के चले कि अगर आप एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को इंस्टॉल कर रहे हैं एक ब्रांच के ऊपर, ठीक है, और उस ब्रांच वन, जो ब्रांच आपने नया ब्रांच ओपन किया, उस ब्रांच से आपको हेडक्वार्टर के बीच में कनेक्टिविटी बनानी है उस सर्वर के साथ। तो आपकी नेटवर्क टीम आपसे पूछेगी कि भाई मुझे कौन कौन से पोर्ट आपको अलाउ करके देने। तो ये तमाम चीज़ें नेटवर्किंग के अंदर आती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें। तो हल्का फुल्का हम नेटवर्किंग भी सीखेंगे कि एज पर आप नेटवर्क की टीम अगर आपको 4 क्वेश्चंस इसके बारे में पूछते हैं कि मुझे सर्वर पे कौन कौन से पोर्ट आपको अलाउ करने हैं, तो पोर्ट की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि आप अगर एक्टिव डायरेक्टरी अगर डिप्लॉय कर रहे हैं, या डीएससीबी डिप्लॉय कर रहे हैं, या डीएनएस सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं, या एसक्यूएल सर्वर डिप्लॉय करवा रहे हैं, या एफटीपी सर्वर डिप्लॉय करवा रहे हैं, या आप वेब सर्वर डिप्लॉय करवा रहे हैं, डिपेंड करता है कौन सी सर्विस। तो उसके रिगार्डिंग जो रिस्पेक्टिव पोर्ट्स नंबर हैं वो आपको जानकारी उसकी लेनी है। तो वो क्या चीज़ें वो सीखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कैसे, देखो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आप सर्वर टू सर्वर नहीं बनाते, वो नेटवर्क की टीम बना के देती है। लेकिन आपको उस अपने सर्वर पे किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन करनी है उससे रिलेटेड जो आपका काम है वो आप कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ओके सर। जैसे वही वीपीएन में हम वीपीएन सर्वर इंस्टॉल करते हैं ना, हम्म।
तो फिर उसके आगे का जो कंसेप्ट होता है मतलब वो नेटवर्किंग टीम के हैंड में होता है। बिल्कुल, सब चीज़ आप नहीं मैनेज कर सकते हो, तभी तो हमारी की टीम में नेटवर्क की टीम बनी हुई है, सर्वर की टीम बनी हुई है, क्लाउड की टीम बनी हुई है। हमारा काम रहेगा सर्वर की इंस्टॉलेशन, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर में आने वाले प्रॉब्लम को ठीक करना। उसके ऊपर जो नेटवर्किंग के जो इश्यूज आएंगे, लेट्स से मैं एक सर्वर को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कौन हैंडल करेगी? वो आपकी सर्वर उसकी टीम हैंडल करेगी। पहले हमें देखिए, लेट्स से आप एक सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश करो, अब वो सर्वर रीचेबल नहीं है। पहले तो हम जाके एज पर माई लेवल मैं क्या चेक करूंगा, सर्वर नेटवर्क में चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ वो चल रहा है, ठीक है, उस सर्वर पे सर्विसेज भी सही चल रही है, बट मैं कनेक्शन नहीं बना पा रहा हूँ। तो कनेक्शन नहीं बना पा रहा हूँ तो इशू नेटवर्किंग में, फिर मैं नेटवर्क की टीम को अप्रोच करूंगा, तो फिर वो अपने लेवल पे चेक करेगी। तो आपकी प्रॉब्लम एक जगह पे नहीं हो सकती है। अगर आप बात करें कि जैसे डॉक्टर भी, अगर जी सर। डॉक्टर की बात करें तो हर डॉक्टर सेम चीज़ें नहीं कर सकता ना। हर डॉक्टर भी एक सेपरेट है, हड्डी का डॉक्टर अलग है, स्किन का डॉक्टर अलग है, ठीक है, हार्ट का डॉक्टर अलग है। तो एज पर योर डिसीज यू विल गो टू द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर। एग्जैक्टली नेटवर्क में भी ऐसा होता है कि हर चीज़ हमारे लेवल पे नहीं हो सकती है, ठीक है। जी सर। तो हर चीज के ऊपर एक लेवल डिसाइडेड है। आपका जो लेवल है वो सर्वर के एंड पे, तो सर्वर के एंड पे जितनी चीजें हम कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने एंड पे क्या क्या चीजें चेक करेंगे। अगर ये चीज हमारे एंड पे ओके है, देन आई विल अप्रोच टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि फिर वो फिर नेक्स्ट लेवल के लिए आपको नेटवर्किंग की अप्रोच करना पड़ेगा। ये चीजें होती हैं। ओके सर, वो भगवती वर्मा जी पूछना हाँ चाहते जी, हैं हाँ कुछ। जी, पूछिए, बोलिए बोलिए, किसी ने हैंड रेस किया हुआ, बताइए। सर मेरा नाम कमलेश वर्मा है। जी कमलेश जी बताइए। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आप सर्वर तो सिखाओगे, हम्म। साथ में जो अपने सिक्योरिटी फायरवॉल वगैरह रहते हैं और अपना सिस्को राउटर है, इसको कैसे अपन को सर्वर से कनेक्ट करना है, ये चीजें भी आप क्या सिखाओगे क्या सर इसमें? देखो ये एमसीएससी का कोर्स है, जो आप बात कर रहे हो वो हाँ। फायरवॉल एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, राउटर एक डिफरेंट डिवाइस है, ठीक है। एमसीएस से जो टोटली फोकस हो सर्वर के ऊपर है। पहले आप एमसीएस से सीखे। देखो मैं आपको एक सिंपल सा लर्निंग का तरीका बताता हूँ। हाँ सर। हमारे पास हर किसी के पास जो टाइम है ना वो लिमिटेड होता है, ठीक है, क्योंकि यार यू आर द वर्किंग, आप फ्री तो नहीं हो। आपके आपके जी। पापा नौकरी कर रहे हैं, आप घर पे बैठ के काम करो तो वो बात अलग अलग है। लेकिन अब वी ऑल आर इन अ प्रोफेशनल्स, हम लोग काम करते हैं, नौकरी पेशे वाले आदमी हैं। हमारे पास 8 से 9 घंटे की जॉब होती है, फिर उसके बाद आना जाना तो 10-12 घंटे तो यूं ही चले गए। उसके बाद कुछ टाइम बता जिसमें हम थोड़ा बहुत खाना पीना फैमिली से, उसके बाद कुछ टाइम मिलता है लर्निंग के लिए। तो हमेशा लर्निंग का एक, जो लोग वर्किंग है वो सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी पे पहले फोकस करें। जैसे अगर एमसीएससी की बात करें तो पहले एमसीएससी को सीखे और किसी चीज के ऊपर अभी सोचे नहीं। जब आपका एमसीएससी क्लियर हो जाएगा फिर आपको एक लेवल और आगे जाना पड़ेगा, जिसमें आप सीसीएनए कर सकते हो, जिसमें आपके नेटवर्किंग के स्किल्स आपके हेल्प होगी कि नेटवर्किंग में चीजें कैसे काम करती है। क्योंकि देखो सर्वर की एक लिमिटेशन है जहां पे आप सर्वर के रिलेटेड इशू को कर सकते हो, लेकिन अगर बियॉन्ड द इशू सर्वर के रिलेटेड कुछ होता है, नेटवर्क में कुछ इशू आता है, तो नेटवर्किंग के बारे में भी जानना जरूरी है। तो यस मैं नेटवर्किंग के भी क्लासेस देता हूँ, फायरवॉल की भी क्लासेस देता हूँ मैं, लेकिन मैं हर किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप लोग डायरेक्टली उसमें चले जाएं, दोनों तीनों में इनरोल कर ले। नो, पहले हमेशा मेरा हमेशा ये रहता है कि आप पहले शुरुआत छोटे से लेवल से करें, और स्टेप बाय स्टेप कि आपका कैरियर गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको आईटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसे कि आपको सर्वर एडमिन बनना है, क्लाउड इंजीनियर बनना है, डेवऑप्स में जाना है, नेटवर्क में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है। तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं। पहले तो अपना डोमेन क्लियर करो और उसके बाद सर ही पर आप गोल सेट करो। सर कंपनी में नॉलेज सभी तरह का मांग रहे हैं बिल्कुल सर। मांगते हैं, सिक्योरिटी। 100% मांगते हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पहले आप एमसीएस से करें, फिर सीसीएनए करें, फिर फायरवॉल करें। क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आप जाओगे तो आज की डेट में, अगर मैं एक छोटी सी कंपनी की बात करूँ, आपको सैलरी तभी मिलती है जब आपके पास मल्टीपल स्किल्स हो। और मल्टीपल स्किल्स करने के लिए आपके पास थोड़ा सा टाइम, क्योंकि ये चीज़ें टाइम लगा के सीखोगे। एमसीएस से ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने का कोर्स है, मैं आपको बता दूँ क्लियरली। 1 महीने में एमसीएस से कोई नहीं करा सकता, अगर वो करा रहा तो मतलब वो ऐसे कराएगा कि वो बस ऊपर ऊपर से निकलेगा आपके। क्योंकि किसी भी चीज़ को पर जब टाइम देके सीखोगे ना, मेरे हमेशा कोर्स कंटेंट हमेशा लेंथी रहते हैं और ड्यूरेशन भी लंबी रहती है। किसी ने मुझे बोला सर एमसीएस से 3 महीने में कौन कराता सर, एक 1.5-1.5 महीने में करा देते हैं। मैंने कहा कर सकते हैं, लोग 15 दिन में भी करा देते हैं। लेकिन मैं अपना एक चीज़ को फॉलो करता हूँ हमेशा, क्योंकि वी आर द फ्रेशर्स। क्योंकि जो चीज़ आप सीखने आए हो, अगर आप ग्रुप पॉलिसी में 4 चीज़ें बता के आगे निकल जाऊँ, क्या सीखा आपने? कुछ भी नहीं सीखा। तो आप चीज़ों को जब तक डीप ड्राइव, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कि पूरा जाके अंदर जाके, आपको इस लेवल तक की तैयारी होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप या इतना हेलो। इंडिपेंडेंट, एक बार म्यूट कर ले प्लीज अपने, तो इतना इंडिपेंडेंट हो पाओ कि आप एक्चुअली में काम कर पाओ, कि आपको किसी के ऊपर या भरोसा हेलो नहीं। सर। सॉरी, हेलो। हाँ जी बोलिए। या गुड मॉर्निंग सर। जी बोलिए। आई एम हरीश सर। जी हरीश बताइए। एक्चुअली सर मुझे तो 6-7 ईयर का एक्सपीरियंस है, हम्म। ठीक है। हम्म। मैं थोड़ा 6 मंथ 7 मंथ से मतलब जॉब छोड़ दिया हूँ, ठीक है। हम्म।
तो मैं कोर्स आपका कोर्स मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ रिवीजन के लिए, ठीक है। ठीक है। मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके। तो मुझे वहाँ ज्वाइनिंग वाइनिंग करने में कुछ दिक्कत नहीं होगी, मुझे यही जस्ट जानना है, ठीक है। जॉब किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो आप? जब तो मैं सर्वर बेस के लिए जा रहा हूँ, ठीक सर्वर। है, तो टेक्निकल सर, इंजीनियर हूँ, ठीक हाँ, है। तो सर्वर के ऊपर ये काम आपको हेल्प करेंगी। ठीक है। हम्म हम्म देखो, मेरे हम्म जो स्टूडेंट हैं वो इंडिया से बाहर भी हम्म काम करते हैं मेरे पास। बहुत, अगर मैं आपको बताऊं हम्म अभी मैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम्म मैं इंडिया हम्म लेवल पे, इंडिया से बाहर से भी मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जो कि इंडिया में, कनाडा हम्म में, लंदन में, मेरे बहुत अच्छे अच्छे हम्म स्टूडेंट हम्म बैठे हुए हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। दुबई में भी बहुत हम्म सारे स्टूडेंट्स हैं। हम्म तो मतलब देखो, हम्म काम करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि आप काम कर सकते हम्म हो, हंड अगर आपने इस पे ऑलरेडी हम्म काम किया हुआ है, सीखा हुआ है, तो चीज़ें हम्म मालूम है थोड़ा बहुत हम्म कैसे होती है। बाकी चीज़ें मैं पॉलिश हम्म। करवा दूंगा। तो हम और जिस सर एक सर एक दो क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा प्लीज सुन लीजिए, ठीक है। आ, मैं नेटवर्क लेवल पर भी काम किया हूँ, सर्वर लेवल पर काम, डेस्कटॉप सपोर्ट से तो मतलब मैं 2014-15 में काम किया हूँ, ठीक है। और मुझे थोड़ा फायरवॉल के भी कोर्स वोर्स करना है, ठीक है, क्योंकि सब ये डिफरेंट है, सर्वर डिफरेंट है, बिल्कुल नेटवर्क डिफरेंट है, बिल्कुल फायरवॉल डिफरेंट है, ठीक है। बिल्कुल। तो मुझे फायरवॉल के थोड़ा नॉलेज चाहिए, ठीक है। हम्म मैंने बेसिक चीज जानता हूँ, रिस्टोर करना, ठीक है, बैकअप लेना, यही सब ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं जानता हूँ, ठीक है। हम्म और रहा कि डीएनएस डीएचसीपी, ये मैंने काम किया हूँ, ठीक है। हम्म। तो मुझे, मैंने 6-7 मंथ जॉब छोड़ दिया, मैंने जाने वाला था रसिया, ठीक है। ओके। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू से, ठीक है, हम्म मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, फिर मैं दुबई जा रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके। तो मुझे पहला चीज है कि थोड़ा सा मैं रिवीजन के लिए किया हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ सर्वर बेस पे देगा, मैं जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो मुझे थोड़ा बेसिक भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया, ठीक है। डेफिनेटली। तो मुझे, तो वहाँ पर कुछ ज्वाइनिंग वाइनिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा नु। नहीं नहीं, और एक कोई सेकेंड, हाँ, हाँ, गो अहेड बोलिए। हम्म, हाँ, और सेकेंड चीज, कुछ फायरवेल का बैच भी सर स्टार्ट होगा, तो मुझे हाँ। मल्टीपल मैं ज्वाइनिंग कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, नेटवर्क के बारे में मैंने कितना एक जानते सीसीएनए, हैं? नेटवर्क के बारे में कितना क्या जानते हो? सर, सीसीएनए किया हुआ है आपने? मैंने सर बेसिक लेवल किया हूँ, ठीक है, मतलब वहां आपको पर मैंने राउटिंग, कॉर्पोरेट। आपको राउटिंग पता है क्या होती है? नेटवर्क नेटिंग क्या होती है? थोड़ी बहुत चीजें सर मालूम है? मैं राउटिंग में बेसिक चीज वही वीलन वालन क्रिएट करना मैं जानता हूँ, ठीक है। बस ठीक है, हैं। दैट्स इनफ फॉर लर्निंग फॉर द फायरवॉल। हाँ हाँ, तो मैं बेसिक चीज जानता हूँ, मल्टीपल काम था वहाँ, मतलब डेस्कटॉप सपोर्ट से लेके सर्वर से लेके हम्म और प्रिंटर उनका रिलेटेड लेके, ठीक है। और ये फायरवॉल वालों का बेसिक बेसिक, सर्वर वर्वर का बेसिक, डीएनएस डीएससीपी का बेसिक चीज मैं ये सब जानता था, ठीक है। हम्म। तो मुझे फायरवॉल में नॉलेज चाहिए, और नेटवर्क का मैं भी, अगर नेटवर्क का बेसिक ही चीज चीज मैं जानता हूँ, ठीक है, तो मुझे नेटवर्क में भी थोड़ा नॉलेज चाहिए, क्योंकि वहां पर जाने के बाद मल्टीपल, अब आज भी कोई भी एमएनसी कंपनी कहीं भी जाओगे मल्टीपल चीज मल्टीपल। ढूंढती है। बिल्कुल, आपके पास देखो हाँ, तीन क्योंकि चीजों की, तीन आपको, चीजों की नॉलेज आपको लेनी होती है हमेशा। मैं आपको बताऊं कि हम्म, जॉब हम्म, ओरिएंटेड प्रोग्राम किसे बोलते हैं? जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम वो होते हैं जिस पे आपके पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर स्किल्स हो। अब एक कंपनी में जाओगे, या क्या मिलेगा? सिंपल से सुनो, हम्म, सब लोग सुनो कि एक कंपनी में जाओगे तो वहां आपको सर्वर मिलेगा, तो सर्वर की नॉलेज के लिए एमसीएससी है। हम्म, वहां पे आपको हाँ हाँ राउटर हाँ, मिलेगा, आपको वहां स्विच मिलेगा, तो राउटर स्विच के लिए हमारे पास सीसीएनए है और एक फायरवॉल। कोई भी CCNA, कंपनी, या अगर आप एक नेटवर्क अगर आप बनाना चाहते हो, तो उसमें 4 कॉमन हम्म डिवाइसेस मिलेगा। एक सर्वर मिलेगा, उसके बाद आपको वहां पे हम्म राउटर मिलेगा, वहां पे आपको स्विच मिलेगा और आपको मिलेगा फायरवॉल। क्योंकि एक नेटवर्क को तैयार हम्म करने के लिए 4 चीजें चाहिए। और एक बंदा हम्म, जिसके पास ये चारों स्किल्स है, तो वो कह लो कि वो अपने उस कंपनी के अंदर एज लीड प्रोफाइल पे काम कर सकता है। वही समझ पा रहे हो वही आप? हीरो है सर, वही उस कंपनी का वही हीरो है, अब मैं आईटी आपको में वही बता दूं, हीरो है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता था और मैंने अपने आप को स्किल्स, मैंने भी डेस्कटॉप सपोर्ट से अपना कैरियर 2009 में स्टार्ट किया था। नाउ अभी मैं टोटली अगर फोकस है तो मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर है। सर्वर भी मैं मैनेज करता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास मल्टीपल स्किल्स है, ये भी मुझे किसी ने एक मेरे आइडियल्स है जिन्होंने मुझे को गाइड किया था, मुझे बैठा के चीज़ें समझाई थी कि आईटी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो यू हैव टू लर्न डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तो आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, और डिफरेंट टेक्नोलॉजी में ये मेन चीजें हैं कि सर्वर, फायरवॉल, राउटर और स्विच, ये 4 चीज सीख लो। किसी भी कंपनी में जाओगे आप हमेशा सिलेक्ट हो पाओगे। क्यों हो पाओगे? क्योंकि हर कंपनी के अंदर एक बंदा आ रहा है जिसको सर्वर भी आता है, जिसको फायरवॉल भी आता है, जिसको नेटवर्क, ये इसी को हायर करो ना। बस चुनने हाँ, मुन्ने करेक्ट फिर करेक्ट। डेस्कटॉप सपोर्ट के अंदर 4-5 बंदे रख दिए और आपने आपको आपको लीड कर दिया, तो आप एज अ लीड प्रोफाइल पे काम करेंगे। तो देखो, इंडस्ट्री के अंदर टाइम 3 से 4 साल लगते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बी ऑनेस्ट, हम ध्यान रखना कि आप एज अ सिस्टम एडमिन अगर कहीं ज्वाइन कर लेते हैं, एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आप पिछले अगले 4-5 साल तक कुछ नया सीखते नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप 5 साल का एक्सपीरियंस लेके क्या जस्टिफाई करोगे अपने आप को कि आई हैव डन दिस 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 ओनली दिस, कि सिर्फ मैंने सिर्फ डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम किया है। तो अगेन वही बात है कि अगर आप 5 साल के इंटरव्यू ईयर के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वो बंदा आपसे ये नहीं कुछ नहीं जानने की कोशिश करेगा आपने क्या सीखा है। उसको मालूम है कि बंदा 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है,
उसके बाद सर्वर की नॉलेज होगी, उसके बाद फायरवॉल की नॉलेज होगी, वो पहले से। और आपसे जब वो चीज़ें पूछते हैं, जॉब नहीं लगती है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो। क्योंकि डिमोटिवेट हो इसलिए जाते हो क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी के साथ चल ही नहीं रहे हो, आप उसके पीछे चल रहे हो। तो मैं सिंपल सा हर किसी को मैं यही बोलता हूँ कि भाई बाइक नहीं लेनी है, आपको नया फ़ोन लेना है, सब लो, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा पैसा लगा के इन्वेस्ट करो। क्योंकि लाइबिलिटी अगर आप क्रिएट करोगे, अपनी लाइफ में लाइबिलिटी क्रिएट करोगे, तो वो कभी वैल्यू नहीं देगी आपको लाइबिलिटी। क्योंकि जो फ़ोन है, बाइक्स है, ये टीवी, ये सब क्या है, लाइबिलिटीज़ है, और हम उस पर पैसा लगाते हैं। हम 1.5 लाख का फ़ोन ले लेंगे, 1 लाख का फ़ोन ले लेंगे, लेकिन 10,000 रुपये अपने ऊपर लेके स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे। अगर वो 10,000 रुपये अगर अपने ऊपर लगा दे, तो ऐसे 1 लाख के 10 फ़ोन आप खरीद सकते हो। समझो इस चीज़ को, ये रियलिटी है। तो अपने आप के स्किल्स को अगर आप अपग्रेड करोगे, तभी आप नेटवर्क में सर्वाइव कर पाओगे। जो कहते हैं ना चैट जीपीटी आपके आने वाले टाइम में नौकरी खा जाएगा, नौकरी चैट जीपीटी नहीं खा रहा है। चैट वो बंदा उसकी जॉब भी खा रहा है जिसको वो चीज़ आती है। ठीक है, ऑटोमेशन, आज की डेट में ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्यों खाएगा भाई? काम करने के लिए तो हमें चाहिए इंसान ही ना भाई, कोई रोबोट तो लाके मैं बिठाऊंगा नहीं, हमेशा मुझे इंसान ही चाहिए। तो आपने अगर चैट जीपीटी किया, आपने अगर एआई सीखा, तो आप उस बंदे की नौकरी खा रहे हो जिसको नहीं आती है। सिंपल इज दैट। तो अपने आप को आगे रखोगे, एक लेवल ऊपर रखोगे, तो आपको लोग रेफर भी करेंगे, आपकी जॉब भी लगेगी। मैं अपने आप को बताऊं कि मेरी जब एक कंपनी में जब करता था, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया था। बी ऑनेस्ट, उन्होंने मुझे निकाल दिया था, मुझे बहुत बुरा फील हुआ। अब फिर मैं जब मार्केट में जॉब लेने जा रहा हूँ, तो मेरे पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं, ऑब्वियसली यार, परिवार वाला आदमी क्योंकि कंपनी कभी भी आपके बारे में नहीं सोचेगी। कंपनी को 3 महीने पहले आपको इंटीमेशन देना पड़ता है, लेकिन कंपनी को जिस दिन मूड खराब हो ना, आपको 1 मिनट दिन लगाएगी, आपको निकाल देगी। तो आप अपने आप को कितना प्रिपेयर कर रहे हो? क्योंकि जिस दिन आपकी नौकरी गई, उस दिन आप सीवी लेके लोगों के पास घूम रहे हो कि भाई मेरी जॉब हो तो बता दो। और मैं बताता हूँ कि एक बंदे को फोन करो, चाहे वो कितना जिगरी दोस्त हो, उसको 4 फोन कर लो सिर्फ जॉब के लिए, और 5वीं फोन करोगे आप उसको किसके लिए, कि भाई मेरे घर में पूजा है, आ जाइयो, वो आपका फोन नहीं उठाएगा। उसको यही लगेगा कि आप फोन उसको जॉब के लिए कर रहे हो। ये सच्चाई है, करेक्ट करेक्ट दादी को बोल दो। तो इस दिस इज द थिंग। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके ऊपर भी, पहले टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ओके किसी ओके को कोई डाउट ओके। है गाइस? किसी और को कुछ पूछना है? एक बार कंटिन्यू करें हम इसको। हाँ जी, बोलिए, हैंड मत कीजिए, डायरेक्ट पूछिए क्वेश्चन। सर मैं पूछ रहा था कि ये फायरवॉल का भी कोर्स चालू करोगे सर आप? जी बिल्कुल, फायरवॉल का कोर्स भी स्टार्ट करेंगे। पहले आप एमसी से कहते हैं, डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में भी। कोर्स में क्या क्या शुरुआत करूंगा वो थोड़ा लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। सर मैं सीपीए सर्टिफाइड भी हूँ, एक्सपीरियंस भी है सर मुझे। ओके, तो मुझे फायरवॉल भी सीखना था और एमसीएससी भी था, दोनों ठीक है। चीजें। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैं सब कराता हूँ। मैं फायरवॉल भी कराता हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी की तो कोर्सेज कराता हूँ, सीसीएनपी भी पढ़ाता हूँ, सीसीएनए भी पढ़ाता हूँ, सर्वर भी पढ़ाता हूँ। क्लाउड नहीं पढ़ाता, क्लाउड मेरी दूसरी टीम है, वो पढ़ाती है। क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी इतना ऑक्यूपाई रहता हूँ कि मेरे पास और टाइम नहीं रहता। क्लाउड तो अपन को जब आएगा जब सर्वर सीखेंगे, क्योंकि सर्वर बिल्कुल के लिए क्लाउड बिल्कुल 100%। क्लाउड आपको तभी जरूरत होगा जब आपको सर्वर है, जब आपके एमसीसी सर्वर आ जाएगा। 100%। हाँ सर। वेट करते हैं, डिस्कस करेंगे। तो फायरवॉल भी पढ़ाता हूँ। अभी तो सिर्फ एमसीसी के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, तो पहले एमसीसी के ऊपर बात करते हैं। फायरवॉल के बारे में हम लास्ट में बात कर लेंगे एक बार। ठीक है, सब लोगों से जिन जिनको ओके नेटवर्क सर। पे कुछ नहीं। ठीक है, अब हाउ डोमेन वर्क्स, तो अब देखो सिंपल सा फंडा, म्यूट कर लीजिए सब लोग। तो जो हमारा एमसीएस से है ना, जिसपे हम एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्टिव डायरेक्टरी। सबने सुना होगा एक्टिव डायरेक्टरी। तो आपका एमसीएस यानी जो माइक्रोसॉफ्ट का जो मेन प्रोडक्ट है वो है एक्टिव डायरेक्टरी, ध्यान रखना। उसी एक्टिव डायरेक्टरी में हम डोमेन क्रिएट करते हैं। अब डोमेन कैसे काम करता है, पहले थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। अ डोमेन इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम। डोमेन क्या है? एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जहां पे आप एक सर्वर क्रिएट करते हो। उस सर्वर का नाम है डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर वो मशीन है जिससे हम डोमेन क्रिएट करते हैं। डोमेन क्या है? डोमेन इज लॉजिकल ग्रुप। अब हम लोग एक क्या है, हम लोग एक क्लास में ज्वाइन है थ्रू अ गूगल मीट। तो ये क्या है? एक डोमेन है जहां पे हम लोग कनेक्टेड हैं, वी आर कनेक्टेड। तो डोमेन इज नथिंग, इट इज अ कलेक्शंस ऑफ योर यूजर्स, कंप्यूटर्स, ग्रुप, ऑब्जेक्ट्स। इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं नेटवर्क के अंदर। तो डोमेन एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। एक बार शायद किसी का म्यूट है, प्लीज म्यूट करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको हो रही है, तो रिकॉर्डिंग आपको प्रॉपर मिलेगी इसमें। ठीक है, तो नाउ, तो जो हमारा डोमेन है, डोमेन क्या है? ये सेंट्रलाइज सिस्टम है जहां पे आप एक सर्वर क्रिएट करते हैं, वेर यू वन सर्वर, जिसको हम डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। ऑल यूजर्स एंड कंप्यूटर हम इसी सर्वर पे क्रिएट करते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि यूजर्स लॉग इन कर पाए नेटवर्क में, किसी भी सिस्टम पे जाके। अब मान के चलो आपकी कंपनी में 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो अब हमारे पास कंपनी में 50 कंप्यूटर लगे हैं और यूजर काम करने वाले लेट से 50 हैं, और किसी का सिस्टम फिक्स नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप हर मशीन पे जा जाके यूजर्स क्रिएट करेंगे, जो कि एक हैप्टिक वो चीज है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें यहाँ पे
एक डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करना होता है, और हमें यूजर्स, ग्रुप्स, सब के सब हम डोमेन कंट्रोलर पे क्रिएट करते हैं, जिससे क्या हो कि यूजर जो है आपके नेटवर्क में लॉगिन कर पाए। मैं इसका भी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो लॉगिन पॉसिबल करता है आपका डोमेन कंट्रोलर, जिससे कि आप किसी भी सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हो कंपनी के। तो आपका एक यूजर क्रिएट है, लेट्स से रोहित, तो आप आपके कंपनी में जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, किसी भी कंपनी में कंप्यूटर में जाके आप रोहित की आईडी से लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि और वो रोहित का जो आईडी है वो कंप्यूटर्स पे नहीं बना रखा है, वो सर्वर पे बना रखा है। तो जब आप किसी कंप्यूटर पे लॉगिन करते हो तो आपका वो कंप्यूटर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई चेक करो ये जो यूजर है रोहित, ये जो उसका पासवर्ड है वो वेरीफाई करो, क्योंकि मेरे पास तो वो यूजर आईडी क्रिएटेड नहीं है, आपके पास क्रिएटेड है। तो जिस भी मशीन पे आप लॉगिन करते हो कंपनी में, किसी लैपटॉप पे, सर्वर पे, तो उसकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है। सर्वर अपने डेटाबेस में चेक करता है कि वो यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं है। अगर वो है तो सर्वर आपके क्लाइंट को एक रिक्वेस्ट भेजता है। और वो कैसे काम करता है इसके अंदर हम बात करेंगे। कैरबरोस प्रोटोकॉल काम करता है, कैसे काम करता है। इंटरव्यू में जाओगे ना एमसीसी के या सर्वर के लिए, तो ये चीज़ें पूछेंगे कि कैरबरोस क्या होता है, कैसे काम करता है, एक्सप्लेन कीजिए उसको। ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे। तो एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो कंप्यूटर पे जैसे लॉगिन करोगे तो कंप्यूटर उसकी रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजेगा। सर्वर आपके उस आईडी और पासवर्ड को अपने डेटाबेस में चेक करेगा। अगर वो करेक्ट होता है तो सर्वर क्या करेगा, आपके क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करेगा कि यस यूजर नेम एंड पासवर्ड इज करेक्ट, आप यूजर को अलाउ कर दो लॉगिन करने के लिए, और यूजर लॉगिन कर जाएगा। मैं आपके करके दिखाऊंगा आपको। एडमिन कैन अप्लाई द यू रूल्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। जो सिस्टम एडमिन होता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम रूल्स क्रिएट करते हैं डोमेन कंट्रोलर पे, सिक्योरिटी पॉलिसीज लगाते हैं, जिससे कि हम चीज़ों को मैनेज कर पाए। किनको मैनेज करते हैं हम, हमारे नेटवर्क में यूजर्स को और कंप्यूटर्स को। तो डोमेन कंट्रोलर एक ऐसा प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का जो कि एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर काम करता है, जिससे क्या होता है कि आप अपने कंपनी के अंदर यूजर्स को, कंप्यूटर्स को, ग्रुप्स को सेंट्रलाइज्ड मैनेज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे एचआर की आपकी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आईटी के यूजर्स हैं, आर मैनेज फ्रॉम वन सर्वर, नॉट इंडिविजुअली। आपको अलग अलग जाके सर्वर सिस्टम पे जाके यूजर्स को मैनेज नहीं करना है। आप सर्वर पे ही एचआर का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, आईटी के डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट ग्रुप क्रिएट करके यूजर क्रिएट कर सकते हो, और आपको उसी सर्वर से आपके जितने भी मशीन्स पे आराम से यूजर लॉगिन कर सकते हैं। तो ये ऐसे डोमेन काम करता है। डोमेन कंट्रोलर इज नथिंग, इट इज अ सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है। कैसे क्रिएट करते हैं देखेंगे। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम कैसे क्रिएट करें वो तो सीखेंगे ही, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पहले से डोमेन कंट्रोलर है। एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जहां पे मैं डोमेन कंट्रोलर पे एक यूजर क्रिएट करूंगा और उसको मशीन पे लॉगिन कराऊंगा। हम पहले चेक करेंगे क्या मशीन पे वो यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। नहीं करता है लेकिन तब भी लॉगिन कर जाएगा, क्योंकि जो मशीन है वो हमारे डोमेन से कनेक्टेड है। अब वो डोमेन से कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो हम चीज़ें सीखेंगे क्लासेस के अंदर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि रियल कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, कि मान के चले कि आपके कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे 200 एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सिनेरियो बेस्ड चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगा। एक मिनट दीजिएगा, माय पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, होल्ड ऑन। हाँ, तो देखिए मान के चले कि आपकी कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 200 एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो आपको एक डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करना है। 200 यूजर्स हैं, जैसे डिपार्टमेंट वाइज हैं। अब 200 यूजर सिर्फ एचआर में नहीं है, 200 यूजर्स हैं, जिसमें कुछ एचआर में है, कुछ अकाउंट में है, कुछ आईटी में है। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए एचआर के अंदर मैं ये चाहता हूं कि नो यूएसबी एक्सेस, क्योंकि एक यूजर के एचआर के पास क्या होगा, कौन सा डेटा होगा, ऑब्वियसली एम्प्लॉय का डेटा होगा। एम्प्लॉय की सारी डिटेल, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ना जाने तमाम चीजें। तो अगर एचआर का कोई कंपनी का एचआर का कोई बंदा अगर अपना फोन लगा के उस डेटा को कॉपी कर ले तो प्रॉब्लम है, आपका यूजर का डेटा चला जाएगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि एचआर की जो डिपार्टमेंट है उसमें मुझे कोई यूएसबी का एक्सेस नहीं चाहिए। तो इस तरह की पॉलिसी आप कैसे मैनेज करेंगे, अगेन सर्वर के थ्रू। कौन से सर्वर के थ्रू, डोमेन कंट्रोलर के थ्रू। तो ये पॉसिबल सर्वर के थ्रू ही है। अकाउंट जो है उसमें लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस मुझे प्रोवाइड करना है। अगेन लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस आप एमसीएस से तो नहीं कर सकते, ये आपकी नेटवर्क की टीम हैंडल करेगी थ्रू अ फायरवॉल कि मुझे लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस देना है। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, बट लेट्स से अकाउंट वाले को मैं ये चाहता हूँ कि जो अकाउंट वाले हैं दे कैन नॉट एक्सेस द सम सर्वर्स, उसको एक्सेस नहीं करना चाहता, मैं नहीं देना चाहता कि जो अकाउंट की डिपार्टमेंट है इन सर्वर पे लॉगिन ना कर पाए। आईटी वाले के पास फुल एक्सेस देना है। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपके 200 यूजर्स को आप डिफरेंट पॉलिसी के अगेंस्ट को मैनेज कर सकते हो। तो ऑल मैनेज यूजिंग बाय द विंडोज सर्वर प्लस एक्टिव डायरेक्टरी। तो आपको ये तमाम चीज़ें करने के लिए यू नीड अ विंडोज सर्वर,
और विंडोज सर्वर के अंदर कौन सी सर्विसेज आप इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी। यानी आपके एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि हर कंपनी 99.99% यूज़ करती है। किसी भी कंपनी में चले जाओ आपको एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बात वो ये कि हर रोज़ आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर क्रिएट नहीं करते हो। ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी बना हुआ है, आप उसके ऊपर कैसे काम करोगे, चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, पॉलिसी कैसे रिक्वायरमेंट आती है पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ये तमाम चीज़ें सीखोगे। ठीक है। वाई हु शुड एमसीएस से कौन सीख सकता है? तो देखो जो फ्रेशर्स हैं, अगर आप बीसीए हो, बीएससी आईटी डिप्लोमा हो या बीटेक से हो, मतलब कोई भी आईटी बैकग्राउंड से आपको हो और फ्रेशर्स हो, तो उनके लिए एमसीएस इज मस्ट। डेस्कटॉप सपोर्ट आना ज़रूरी नहीं है, बट अगर जो डेस्कटॉप सपोर्ट है वो भी अपने आप को एक लेवल अप लेके जा सकते हैं एमसीएससी के लिए। आईटी सपोर्ट है या हेल्प डेस्क इंजीनियर है, उनके लिए भी एमसीएस से बेस्ट है, क्योंकि सर्वर पे नेटवर्क इंजीनियर सीसीएनए स्टूडेंट हैं, उनको भी एमसीएस से चाहिए होता है, क्योंकि कई बार हमारे नेटवर्क में ऐसे डिवाइसेज होते हैं जिसको हमें सर्वर से एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्ट करना होता है। तो अब मान के चलिए कि आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे सर्वर की कोई टीम नहीं है, आप ही हैंडल कर रहे हैं, तो आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यू आर द पर्सन जो मैनेज कर रहा है आपके कंपनी के अंदर नेटवर्क को। नेटवर्क के अंदर आप क्या मैनेज कर रहे होंगे, स्विच को मैनेज कर रहे होंगे, आप वहाँ पे राउटर को मैनेज कर रहे होंगे। अगर आप बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में आप फायरवॉल लगा के बैठे हैं, तो फायरवॉल भी आप ही मैनेज कर रहे हैं, और सर्वर तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास हमें सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए। तो नेटवर्क इंजीनियर हो चाहे आप कोई भी हो, आपको सर्वर की चाहिए ही चाहिए होते हैं, क्योंकि आपके नेटवर्क में जो फायरवॉल है, आपके नेटवर्क में जो राउटर्स हैं, जो आपके नेटवर्क स्विचेस हैं, अब उन पे आप यूज़र क्रिएट नहीं करते हो बड़े इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि अगर मान के चले कि एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर लेट्स से 150 नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, 150 नेटवर्क इंजीनियर हैं और फायरवॉल इंजीनियर्स हैं, तो अब उस पर आप क्या करेंगे कि आप लेट्स से आपके कंपनी में 200 राउटर लगे हुए हैं, यू हैव 200 राउटर्स, लेट्स से 500 स्विचेस लगे हुए हैं। अब इन जो मेरे 150 जो यूजर्स हैं नेटवर्क इंजीनियर, तो क्या है कि उनकी मैं आईडी में हर राउटर में जा के बनाऊंगा या स्विचेस में जा के बनाऊंगा? मान के चलो 150 यूजर बनाना पड़ेगा, तो 500 राउटर को इंडिविजुअली एक्सेस करके, स्विचेस को एक्सेस करके उनके ऊपर वो 150 यूजर क्रिएट करने पड़ रहे हैं। अब एक महीने के बाद इन 150 में से 20 बंदे छोड़ के चले जाते हैं और 10 बंदे नए हायर हो जाते हैं, तो मुझे हर यूजर मशीन पे जाके, सर्वर स्विचेस पे जाके पहले तो 20 यूजर रिमूव करने पड़ेंगे, फिर वो 10 यूजर ऐड करने पड़ेंगे। ये होगा मैनुअल टास्क। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे नेटवर्क में जो राउटर है या जो स्विचेस है या हमारे पास फायरवॉल है, तो इनके ऊपर हम यूजर्स क्रिएट नहीं करते हैं। तो हमारे पास एक सर्वर क्रिएट करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, एडी सर्वर, और हमारे तमाम यूजर्स इसी में क्रिएट करते हैं, और आप राउटर को, स्विचेस को, फायरवॉल को इस एडी से कनेक्ट कर देते हो। तो लेट्स से एक यूजर है रोहित, ये रोहित क्या करना चाहता है, राउटर पे लॉगिन करना चाहता है। तो क्योंकि राउटर पे रोहित का आईडी नहीं है, तो मैंने राउटर को बोला हुआ है कि व्हेनेवर यूजर विल वांट टू लॉग इन टू यू विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द एडी, आप एडी को रिक्वेस्ट भेज दो। एडी अपने डेटाबेस पे चेक करेगा कि रोहित का जो आईडी है और पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं। अगर करेक्ट है तो एडी क्या करेगा, जो एक्टिविटी सर्वर है वो क्या करेगा, राउटर को कहेगा ओके रिपोर्ट, ठीक है भैया मैच कर गया, तो ये रोहित राउटर को लॉग इन कर जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ कि मुझे इस राउटर पे, स्विचेस पे, फायरवॉल पे मैनुअली यूजर क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है, मुझे एक्टिव डायरेक्टरी है। तो इसलिए नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए भी आपको एडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसलिए आपको एडी की नॉलेज होनी चाहिए। एनीवन हु वांट टू एंटर अ सिस्टम एडमिन या सर्वर एडमिन के प्रोफाइल के लिए अगर आपको एंटर करना चाहते हो तो भी उनके लिए एमसीएससी मैंडेटरी है। इसके लिए कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो कोडिंग की यहाँ पे 100% की बात नहीं करूँगा, कुछ एक आध कोडिंग हम करेंगे जो सीखेंगे थोड़ा बहुत पावर शेल के अंदर, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ी बहुत हमें कोडिंग आनी चाहिए, नॉट हाई प्रोफाइल कोडिंग मुझे नहीं चाहिए, इतना आना चाहिए कि बस मेरा काम चल जाए, दैट्स इट। क्योंकि देखो कोडिंग मुझे भी नहीं आती, बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर कल को मुझे एक छोटा सा टास्क ऑटोमेट करना है तो मैं छोटी मोटी कोडिंग को कैसे क्रिएट तो मैं नहीं कर सकता। अगेन मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे हेल्प चाहिए होगा इंटरनेट का। तो राइट कोडिंग आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उस कोडिंग के अंदर कहाँ का आप चेंजेस करेंगे, इतनी नॉलेज बहुत है। आपको कोडिंग नहीं सीखना है यहाँ पे, आपको कोडिंग इस तरह से मैं सिखाऊंगा कि अगर कल को कोई चीज अगर आपको ऑटोमेट करना पड़े तो जो कोड को आप कॉपी करके इंटरनेट से लेकर आ रहे हो, उस कोडिंग के अंदर कहां कहां चेंजेस करोगे, इतनी नॉलेज हमें लेनी है, दैट्स इनफ। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा चीजों को ऑटोमेट करने की कोशिश करता हूं। क्यों? मैं ये नहीं कहूंगी मैं ऑटोमेशन इंजीनियर हूं, आई एम नॉट ऑटोमेशन इंजीनियर, बट मुझे मालूम है कि ऑटोमेशन के लिए कहां कहां जरूरत है। मैं आपको बता दूं, मैं अपने टाइम
की बात कर रहा हूँ, जब डेस्कटॉप सपोर्ट में मैं काम करता था, फिर सर्वर पे चला गया। फिर सर्वर पे जाने के बाद मुझे पता लगा कि सर्वर में एक टूल होता है पावर शेल, जहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी। तो मेरे पास ये टास्क होता था कि जब मैं एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर काम करता था, तो हमारे जो एक नई कंपनी हमारा स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे हमें 150 के आसपास हमें सिस्टम्स लगाने थे। तो हम लोग टोटल 3 बंदे थे टीम के अंदर, ठीक है। तीनों को ये टास्क दिया गया था कि भाई मंडे से जो है यूज़र वहाँ लॉगिन करेंगे, तो सैटरडे संडे आप लोग की वर्किंग ऑफ नहीं है, किसी और दिन ऑफ ले लेना, लेकिन पूरी की पूरी टीम सैटरडे संडे आके काम करेगी। हमने कहा कि ठीक है। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास जो मशीन्स थे, जो कंप्यूटर्स थे, उनको रीनेम करना था, उनके ऊपर फायरवॉल डिसेबल करना था, डोमेन ज्वाइन करना था, तो ये तमाम चीज़ें हमें करनी थी। तो एक मशीन पे बंदा लॉगिन कर रहा है, उस पर उसका सिस्टम का नाम चेंज कर रहा है, उसको डोमेन ज्वाइन करा रहा है, फायरवॉल ऑफ कर रहा है, कुछ 8-10 टास्क मिले हुए थे। तो एक सिस्टम पे मुझे काम करने के लिए लेट मी ऑलमोस्ट मुझे 15 से 20 मिनट लगते थे। तो मैंने जब 2-3 कंप्यूटर में काम किया, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत टाइम टेकिंग, क्या इसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो मुझे कोड बनाने में सिर्फ 1 घंटा टाइम लग गया था। तो मैंने उसका कोड लिया, उसकी मैंने एक बैच फाइल बनाई, और मैंने कुछ नहीं किया, उसको बस उस बैच फाइल को मैंने पेन ड्राइव में रख लिया, सिस्टम पे लगाया, सिस्टम का सिर्फ नाम मैंने चेंज किया, मतलब नाम भी मैंने क्या चाहिए उस कोड के अंदर नाम चेंज किया, बस उस मैंने बैच फाइल को रन कर दिया। तो जहाँ पे मैं 15 मिनट में टाइम लगा रहा था, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में वो काम मेरा हो गया। तो मेरा फ़ायदा हो गया। तो फिर मैंने जो मेरे जो कलीग्स थे, मैंने कहा कि भाई ये कॉपी पेस्ट लो, इस कोड को लो, और यहाँ यहाँ चेंजेस कर देना एज पर द सिस्टम, आपका काम खत्म हो जाएगा। आप बिलीव करेंगे, हमने मतलब जो हमने सैटरडे संडे का टाइम लिया था चीज़ों को करने के लिए, हमने सैटरडे में उसको निपटा दिया, संडे को हमने पूरा वीक ऑफ ले लिया। तो ये चीज़ें कह रहा हूँ कि हाउ द थिंग्स विल वर्क, ये आपको ऑटोमेट थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो ऑटोमेशन की पावर यहाँ से, मैं ये फिर दोबारा कहूँगा कि मैं फुल्ली ऑटोमेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इतनी हम ऑटोमेशन सीखेंगे कि हमारा काम बन जाए। कल को आप लेट्स से आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, और आपके पास एक ईमेल आता है कि ये 100 यूजर्स हैं, इनकी आईडी क्रिएट करनी है। अब आप बताओ कैसे क्रिएट करोगे? एक एक करके क्रिएट करोगे, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो मैं कुछ ऐसे स्क्रिप्ट दे दूंगा आपको, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, यूजर के नाम तो आपको दे दिए जाएंगे कि इनके नाम से बनाने हैं, बस उसको एक्सेल शीट में पेस्ट करो, और बस आप एक डबल क्लिक करो, 1 सेकंड नहीं लगेगा, आपके 100 के 100 यूजर क्रिएट हो जाएंगे। तो दिस इज द पावर ऑफ लिटिल बिट कोडिंग। तो थोड़ा बहुत सीखेंगे, नॉट इतना डीप नहीं लेके जाऊंगा, पर इतना जाऊंगा कि आपका काम थोड़ा आसान करवा पाऊँ, ठीक है। तो ये भी सीखेंगे, बट एक्चुअल में रियल कोडिंग यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर एमसीएस से आप क्या कर सकते हो? आफ्टर एमसीएस से आप बेसिकली यहाँ पे एजोर के अंदर जा सकते हो, क्योंकि अगर क्लाउड में एंट्री करना चाहते हो तो आपको एमसीएससी की नॉलेज चाहिए ही चाहिए। अगर आप डायरेक्टली क्लाउड में घुसोगे, एंट्री मारोगे, मैं दोबारा बताऊं, कर लोगे, सीख जाओगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आएंगी, क्योंकि आप सर्वर के ऊपर काम करने के लिए हैबिट नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको एमसीएस से हेल्प करेगा। तो आप आज की डेट में देखो, कितनी भी कंपनी में चले जाओ, एमएनसी कंपनी में चले जाओ, वो हमेशा क्लाउड इंजीनियर ढूंढ रहे हैं। तो क्लाउड इंजीनियर अगर आपको बनना है, तो भी आपको एमसीएस से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्वर की नॉलेज चाहिए। तो इसके लिए आप एजोर के लिए, क्लाउड इंजीनियर के लिए, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी में जो टूल्स आप क्रिएट करोगे, वो भी सर्वर पे कुछ ना कुछ आप बनाओगे, तो सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए। डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए बनना हो, तो भी आपको सर्वर की नॉलेज चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, तो आपको एमसीएससी की नॉलेज चाहिए ही चाहिए, कि एमसीएससी बेसिकली सर्वर के ऊपर काम करता है। तो एमसीएससी विल ओपन द मल्टीपल आईटी कैरियर डोर्स। लेकिन सिर्फ एमसीएससी करके अगर आप सोचते हो कि आई विल गेट जॉब मोर एंड मोर, थोड़ी सी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि गाइस इंडस्ट्री के अंदर भीड़ है, बहुत भीड़ है। आप भी किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके जैसे तमाम और 4 लोग, 10 लोग, 100 लोग आ रहे हैं, लेकिन कंपनी आपको सिलेक्ट करे, इसके लिए आपके पास ऐसे स्किल्स और होनी चाहिए। कंपनी कह रही है कि हमें चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट का बंदा, जो कि सर्वर को मैनेज कर पाए। वहाँ पे कितने सारे बंदे गए, क्योंकि सबने एमसीएससी किया हुआ है, लेकिन एक बंदा ऐसा था या 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने क्लाउड भी सीखा हुआ है, थोड़ा बहुत नेटवर्किंग भी जानता है। कंपनी कहेगी इसको हायर कर यार, क्योंकि अगर कल को मेरे कंपनी में अगर मुझे सर्वर के अगर मुझे क्लाउड पे काम करवाना, तो ये काम कर सकता है, उसी को ले। क्योंकि एक एमसीएस से जिसने क्लाउड के बारे में मालूम ही आती नहीं है, मैं उसको हायर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उसको सिखवाना पड़ेगा। कंपनी के पास इतना टाइम नहीं कि आपको सिखाए। तो ये प्रैक्टिकल है गाइस, हमेशा प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचो कि आप क्या बनना चाहते हो, किस प्रोफाइल के अंदर जाना चाहते हो। तो प्रोफाइल के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आना चाहिए। तो एमसीएस से आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि यू कैन गो एनीवेयर, बट आपको किस पे जाना है, एजोर पे जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, डेवऑप्स में जाना है। तो एमसीएस से एक ओपन डोर है।
कुछ कंपनी है, देखो अगर आप एमसीएस से कर लोगे, आप छोटी मोटी कंपनी में काम कर लोगे, आपका रोजी रोटी चल जाएगा, बट आप सैलरी से सेटिस्फाई नहीं होगे। क्योंकि हर बंदे को कंपनी के अंदर क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, और सैलरी हर साल बढ़ती रहनी चाहिए, हमारा ये चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो बिग जो जो डिसअपॉइंट है लोगों के अंदर, वो क्या कर जाती है, क्योंकि लोग हर साल सैलरी तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई हर साल अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहता। तो कोई कंपनी आपको क्यों पैसा देगी भाई? मैं क्यों आपको हायर करूंगा कि आप, अगर आप 5 लाख रुपए एक साल का ले रहे हो, मैं आपको 10 लाख रुपए में क्यों हायर करूं? क्या है आपके अंदर 10 लाख रुपए में? क्या 10 लाख के आदमी हो? अपने आप से पूछ के देखो। ये सवाल मेरे को मेरे सीटीओ ने पूछा था कि गाइस मैं आपको 25,000 महीने की सैलरी दे रहा हूं, उन्होंने मुझे बताया था, नॉट 25,000, 28,000 मेरी सैलरी थी। तो कंपनी, उस सीटीओ ने मुझे बोला कि भाई मैं आपको इतनी सैलरी दे रहा हूँ। जब वो नए नए आए थे तो सब लोगों को बुलाया टीम को और पूछा कि भाई आप क्या क्या कर रहे हो, आपका डेली रूटीन क्या है, क्या चीज़ सीख रहे हो? तो कोई नहीं सीख रहा था। 5 के 5 बंदे, सर कुछ नहीं करते, कुछ नहीं सीख रहे, हमसे से क्या था। ओके, तो कंपनी ने हर एक बंदे को एक एक करके बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई आपको जो मैं इतनी सैलरी दे रहा हूँ ना, ये 28,000 के बंदे आप नहीं हो। आपने 3 साल कंपनी को दिए, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको 28,000 रुपये में दे रहा हूँ ना, आप मेरे लिए लाइबिलिटी हो चुके हो। क्योंकि जब मुझे लगेगा कि भाई मुझे 28, मैं 10,000 रुपये में 2 बंदा उठा लूंगा, मैं 10,000 रुपये में, क्योंकि भीड़ बहुत है, हर कोई काम करना चाहता है, भाई मेरे को तो आईटी में आना है, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे चाहिए। कंपनी कहती है आपको मैं 10,000 रुपये दूंगा, हाँ सर मुझे चाहिए। ऐसे है लोग, काम भी वही कर रहा है आपको, थोड़ा बहुत दिल, क्योंकि जो बंदा 3 साल से काम कर रहा है उसको, देखो किसी के जाने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है ना, कंपनी को छोड़ोगे तो आपको फर्क पड़ेगा ना, कंपनी आपके रहने से आपको कोई फर्क पड़ेगा। ये चीज़ लोगों का होता है कि मेरे को इतना कुछ आता है और मैं अगर कंपनी छोड़ दूँ मेरे कंपनी का काम नहीं चलेगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ थोड़ी सी डामाडोल होता है, चीज़ें थोड़ी सी उटर पुटर होती है, लेकिन बाद में स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं 10,000 रुपये में 10,000 में 2 बंदे हायर करूंगा, 20,000 मुझे सैलरी देनी पड़ेगी, 8,000 मेरे महीने के तब भी बचेंगे। अब आप बताओ कि चीज़ सीखोगे या फिर मैं आपको जॉब ढूंढना चाहूँ, ढूंढ लो। तो ये चीज़ें थी। तो कंपनी ने मुझे, जो सीटीओ थे उन्होंने मुझे जगाया कि भाई आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो, आप 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, यू जस्ट हैव डन डेस्कटॉप सपोर्ट और एमसीएस से क्या आगे चीज़ की है आपने, क्लाउड अपने किया नहीं है। तो कल को अगर मुझे क्लाउड अपने नेटवर्क में लाना पड़े तो मुझे एक बंदा हायर करना पड़ेगा, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा लाइबिलिटी लूंगा? तो क्लाउड वाला बंदा फ्री में तो काम नहीं करेगा ना, वो भी अपनी सैलरी मांगेगा। तो जो क्लाउड वाला बंदा मैं हायर करूंगा तो सर्वर भी देख लेगा, तो फिर मैं आपको निकाल दूंगा ना। मैं भले ही उसको 30,000 रुपये दूंगा, मैं आपको मैं 28 दे रहा हूँ, उसको मैं 35,000 में हायर कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपसे 7,000 रुपये एक्स्ट्रा हायर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस बंदे से और काम भी तो ले रहा हूँ। तो ये सच्चाई है। तो क्योंकि एमसीएस से करने के बाद आपको एक अच्छा खासा आईटी के अंदर कैरियर मिल जाता है, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, लेकिन अपने आप को हर साल अपग्रेड करो। क्योंकि सैलरी बढ़ानी है तो स्किल्स अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी तभी बढ़ती है, सिर्फ कंपनी चेंज करने से सैलरी नहीं बढ़ती है। एक कंपनी में जाओगे तो कंपनी 4 चीज़ें मांग बैठेगी आपसे, नहीं हो पाओगे सिलेक्ट, डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, दिस इज द थिंग्स। 1 मिनट होल्ड करना गाइस, जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रही है, जस्ट अ मिनट। उसके बाद आपके डाउट्स होंगे तो मैं डाउट्स लूंगा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। मैं आपको थोड़ा सा, आपको हल्का सा एक बार मैं कुछ सिलेबस बता देता हूँ कि एमसीएससी के अंदर हमारा क्या सिलेबस रहेगा। देखो ये जो सिलेबस है ये तो हम पढ़ेंगे, कुछ एक आध आप लोगों की रिक्वायरमेंट आ जाती है कई बार स्टूडेंट के, सर ये चीज़ भी थोड़ा सा बता दो, तो चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। मैंने ये नहीं कि जो सिलेबस में वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों की कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है कि सर मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता दो, तो मुझे लगेगा कि हाँ यार बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली तो उसमें जो 2-3 चीज़ें और ऊपर नीचे हो जाती है तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये हमारे कुछ मॉड्यूल्स हैं। अब ये मैंने बेसिक ओवरव्यू लिखा, लेकिन इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर टोटल हमारे पास ये एमसीएस के अंदर ये टोटल 10 मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल और है 11वां मॉड्यूल, जो कि मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो मैं ऐड कर दूंगा, वो मैंने सोचा था कि उसको भी बताना है मेरे को। ठीक है, तो जैसे कि हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर फंडामेंटल है उसके बारे में बात करेंगे कि वर्क ग्रुप क्या होता है, डोमेन एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर सर्वर क्या होता है, क्लाइंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ अ वर्क ग्रुप एंड डोमेन, हाउ डोमेन एनवायरनमेंट क्रिएटेड, कैसे डोमेन एनवायरनमेंट को हम क्रिएट करते हैं, डिफरेंस क्या होता है वर्क ग्रुप के अंदर डोमेन के अंदर, सर्वर में कितने टाइप के रोल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, सर्वर को कैसे क्रिएट किया जाता है। 2 तरह के सर्वर होते हैं, एक जीयूआई सर्वर, एक कोर सर्वर। कोर सर्वर हमारा पूरा कमांड बेस पे काम करता है, जीयूआई सर्वर हमारा जहाँ पे आपको ग्राफिकली एक्सेस इंटरफेस मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमारी सर्वर फंडामेंटल में रहेगा, जहाँ पे हम डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, सर्वर कैसे डिप्लॉय करते हैं। उसके बाद हमारा मेन मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा मॉड्यूल 2 से, जहाँ पे हम एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर काम करेंगे, जहाँ पे हम डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, यूजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ग्रुप्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं,
ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं हमारे पास। कंप्यूटर को कैसे डोमेन में ज्वाइन करवाएंगे, किसी डोमेन कंट्रोलर की हेल्थ कैसे चेक करेंगे, यूजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, यूजर्स को ग्रुप में कैसे ऐड करवाएंगे, यूजर्स डिसेबल है इनेबल है वो कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्राइज एडमिन डोमेन एडमिन। तो डिफरेंट डिफरेंट ये टाइप के टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा एडी से रिलेटेड मॉड्यूल है, ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। जो हमारा ये वाला ग्रुप है, क्या बोलते हैं, जो एमसीएस वाला ग्रुप है, उसके अंदर मैं ये कोर्स कंटेंट भेज दूंगा, ठीक है। बैकअप रीस्टोर कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। शेयर फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंटीफेस परमिशन कैसे लगाते हैं, एफएसआरएम क्या होता है, ये सारा फाइल सर्वर के ऊपर है। तो ये टोटल हमारा फाइल सर्वर का मॉड्यूल है, ठीक है। जहाँ पे हम परमिशंस लगाएंगे, डिफरेंस शेयर एंड सिक्योरिटी परमिशन में क्या डिफरेंसेस है, एक्सेस बेस्ड एमुलेशन क्या है, एबीई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एफएसआरएम सर्वर हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये फाइल सर्वर के लिए क्रिएट किए जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नेटवर्क में एक सर्वर, मैंने एक फोल्डर शेयर किया हुआ है यूज़र को, उस फोल्डर पे कितना डेटा कितना डेटा स्टोर कर पाए, किस टाइप का डेटा स्टोर कर पाए। लेट्स से मैंने एक फोल्डर आपको दिया, अब मैं भी शायद फोल्डर पे अनलिमिटेड डेटा रख दूँ, तो मैं आपको बोलूँगा नहीं, आप फोल्डर के ऊपर लेट्स से आप 1 GB से ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद उस फोल्डर के अंदर किस टाइप का डेटा एक्सेस कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, वो भी मैं लिमिट लगा सकता हूँ। तो आप फोल्डर के ऊपर कितना डेटा एक्सेस कर सकते, कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, और किस टाइप का फाइल स्टोर कर सकते हैं, ये हमारा एफएसआरएम के अंदर आता है। अप्लाइंग सॉफ्टवेयर हार्ड कोटा डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा फाइल सर्वर के ऊपर है, ठीक है। अभी कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो सब बस जब हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। तो जो मॉड्यूल 3 है वो बेसिकली वो हमारा फाइल सर्वर के ऊपर है। तीसरा जो चौथा मॉड्यूल है ग्रुप पॉलिसी के ऊपर, ये तमाम चीज़ें हैं, और भी चीज़ें निकल के आएंगी, ये मोटा मोटा चीज़ें हैं, इसके अंदर और भी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक दो चीज़ें और ऐड करनी है, लैब्स वगैरह ऐड करनी है, लैब्स भी इसके अंदर नहीं है। तो क्योंकि 2022 जो हमारा सर्वर है उसमें लैब्स का कॉन्सेप्ट है, लोकल पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको, बहुत डिटेल में जाएंगे उसको भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये ग्रुप पॉलिसी है कि आप सर्वर के ऊपर कैसे पॉलिसीज क्रिएट करते हो, ये ग्रुप पॉलिसी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो पांचवा मॉड्यूल है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर है, कि जैसे हमारे नेटवर्क में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। लेट्स आपके पास एक डोमेन कंट्रोलर है, वो डाउन हो जाता है, किसी रीजन से नेटवर्क से डाउन हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाएगा, यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे नेटवर्क में। तो हमारे पास एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए, ताकि अगर मेरा डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाए तो उसके बदले में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आपको सर्विसेज दे पाए। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आरओडीसी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीडीसी कैसे क्रिएट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। साइट एंड सबनेट्स क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा डोमेन कंट्रोलर के ऊपर डेडिकेटेड है, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर। इसके बाद हमारे डोमेन कंट्रोलर में एक टॉपिक होता है एफएसएमओ। इंटरव्यू में जाओगे तो 110% इसके बारे में आपसे पूछेंगे, 110%। तो जो एमसीएसए के अंदर जो एफएसएमओ है, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर रोल, ये आपको बताएगा कि जो सर्वर है आपका एमसीएसए, जो सर्वर है विंडोज़ का, उस विंडोज सर्वर के अंदर इस रोल का बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी पूरा एक्टिव डायरेक्टरी ना इस एफएसएमओ रोल के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा। ये टोटल 5 रोल्स होते हैं इसमें, और उन पांचों रोल में अगर एक भी रोल डाउन है तो आपको नेटवर्क में किस तरह के इश्यूज आएंगे, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि अगर मेरा लेट्स से 5 रोल में से अगर ये रोल डाउन हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी। तो इस तमाम डिस्कस करेंगे, ये भी हमारे पास डेडिकेटेड है। और हर चीज़ के लिए गाइज मेरे पास डेडिकेटेड स्लाइड्स है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, आपको नोट्स भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें हैं। तो मेरे पास आपको नोट्स भी मैं थोड़ा सा अगर दिखाऊँ, तो अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊं तो गिव मी अ मोमेंट। तो ये फाइल एक्टिव डायरेक्टरी, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर देखो नोट्स है पूरे, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, ठीक है, ये सारे नोट्स मेरे बनाए हुए हैं, खुद के बनाए हुए हैं, और इतने इजी टू अंडरस्टैंड है कि आप इनको पढ़ने के बाद आप इजीली देखो। ये एफएसएम रोल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब एफएसएम रोल के अंदर क्या होता है, अगर ये डाउन हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा। तो इतनी लिमिटेड, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे कहानी नहीं जानना चाहेगा कोई बंदा, अगर आपसे पूछ रहा है कि अगर ये चीज़ डाउन हो तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपके एफएसएम रोल के ऊपर है, ये पूरा काफ़ी ऑलमोस्ट। ये देखो कैरबरस प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, ये वो टॉपिक्स है गाइस जो इंटरव्यू में आपसे 110% पूछेंगे अगर आप सर्वर की प्रोफाइल के लिए जॉब के लिए जा रहे हो। तो ये तमाम नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, सारे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोडेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने कुछ ऑटोमेशन कर रखा है कि अगर मेरे पास एग्जाम्पल सिनेरियो कि अगर मुझे एक यूज़र को फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो ये हमारे पास किस तरह से हेल्प करेगा। तो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेरीज वगैरह हैं हमारे पास, तो ये हमारे डीएससी
तो बहुत सारे हम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोर्स कंटेंट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारा एफएसएम रोल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर 7 मॉड्यूल जो है वो हमारा मल्टी मास्टर फॉरेस्ट के ऊपर है कि ट्रस्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा जो 7 मॉड्यूल है वो हमारा ट्रस्ट के ऊपर क्रिएट करना है, ग्रुप्स के ऊपर कैसे, ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो 8 मॉड्यूल है वो हमारा डीएनएस के ऊपर है, ठीक है। एडीसी रिसाइकल बिन क्या होता है, सिस्टम स्टेट बैकअप कैसे लिया जाता है, तो ये इसके ऊपर है। इसके बाद हमारे नेटवर्क में डीएफएस सर्वर, डीएससीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। डीएफएस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम होता है। आपके जो फाइल सर्वर है, लेट्स से मल्टीपल फाइल सर्वर है, लेट्स से आप एक यूज़र हो और आपके कंपनी में 10 फाइल सर्वर हैं और आपका डेटा वो 10 फाइल सर्वर में रखा हुआ है। तो अगर मान के चलो आपको एक डेटा एक्सेस करना है जो कि फाइल सर्वर 2 में रखा हुआ है, तो उसको आपको एक्सेस करने के लिए फाइल सर्वर 2 की आईपी मालूम होना चाहिए। अगर आपका डेटा फाइल सर्वर 4 में रखा हुआ है तो फाइल सर्वर 4 का आपको आपके पास आईपी एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो डीएफएस इस चीज़ को ख़त्म कर देता है। डीएफएस क्या करता है, एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि आपका डेटा किस सर्वर में पड़ा हुआ है। आप एक सेंट्रलाइज फोल्डर को एक्सेस करते हो और सारा डेटा आपको वहाँ मिल जाता है। तो जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बड़े इन्वायरमेंट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। डीएससीपी ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी डीएससीपी सर्वर है या जो डीएनएस सर्वर है, हम इनका बैकअप भी क्रिएट करेंगे। बैकअप का मतलब है कि अगर मेरे नेटवर्क में एक डीएससीपी सर्वर है, अगर वो डाउन हो जाएगा तो क्या वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकेगा? नहीं। तो अगर मेरा एक डीएससीपी सर्वर डाउन हो जाए तो नेटवर्क में दूसरा डीएससीपी सर्वर ऑटोमेटिकली रन करे। तो ऐसी चीज़ हम कैसे मैनेज करेंगे, रिडंडेंसी बोलते हैं इसको कैसे करेंगे वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास वेब सर्वर है। वेब सर्वर हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो अदर मॉड्यूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करे वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेड के बारे में। रेड आपका 100% होगा, ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट वो मॉड्यूल 11 में आ जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल जिसके अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, रेड के बारे में। मल्टीपल डिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा मॉड्यूल नंबर कितना रहेगा, 11। 12वां मॉड्यूल रहेगा जिसमें मैं WDS पढ़ाऊंगा, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपके नेटवर्क में आपके पास मल्टीपल्स कंप्यूटर्स है, आज के डेट में तो कंप्यूटर्स के ऊपर पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। तो लेट्स से अगर आपकी कंपनी में 10 ये कुछ 4 कंप्यूटर्स हैं, इन 4 कंप्यूटर्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रैश कर जाती है, तो आपको 4 डिफरेंट पेन ड्राइव चाहिए होंगे। क्योंकि अगर आपको एक पेन ड्राइव से इंस्टॉलेशन होने के बाद आप दूसरे सिस्टम पे जाके फिर से इंस्टॉल करोगे, इस पे कंप्लीट होने फिर तीसरे पे जाओगे, फिर चौथे पे जाओगे। अदरवाइज आपको 4 डिफरेंट पेन ड्राइव चाहिए अगर आपको एट द सेम टाइम अगर आपको इस पे इंस्टॉल करना है। अभी 4 की जगह 40 कंप्यूटर होते हैं फिर। तो नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, WDS सर्वर डिप्लॉय करते हैं। ये सर्वर क्या करता है, ये सर्वर बेसिकली आपके नेटवर्क में ऑटोमेटिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करवा सकते हो एक बार में मल्टीपल सिस्टम पे। अगर मेरे कंपनी में 10 कंप्यूटर में विंडो क्रैश हो जाती है और उन 10 मशीनों पे मुझे एक ही बार में ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है नेटवर्क के थ्रू, तो मेरे पास WDS सर्वर। तो ये टोटल 12 मॉड्यूल हैं। और मॉड्यूल्स आप क्या पता ऐड करवा दो कि सर ये चीज़ थोड़ा सा बता दो, तो वो फिर आपके ऊपर है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो काफ़ी कोर्स कंटेंट काफ़ी लेंथी है, तो ऑलमोस्ट आपको इसके अंदर 3 मंथ्स लग जाएंगे, 2.5 to 3 मंथ्स मान के चलो, क्योंकि क्लासेस हमारी वीकेंड है, ठीक है। तो क्लासेस के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो जो क्लासेस की टाइमिंग है गाइस वो हमारी वीकेंड पे रहेगी, सैटरडे एंड संडे, यही 9 बजे के आसपास का रहेगा, 9 से 11 बजे तक का। ये 9 से 11 कोई फिक्स नहीं है, कभी 11:30 बजे भी बज सकते हैं, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द टॉपिक। तो कभी कभी 11 बजे से 11:15 हो सकते हैं, 11:30 हो सकते हैं, कभी कभी 10:30 भी हो सकता है, डिपेंड करता है एवरीथिंग ऑन द टॉपिक। तो ये ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का प्रोग्राम है मान के चलो पूरा, क्योंकि इतने तो आपको टाइम, देखो मैं शॉर्ट में कोई चीज़ नहीं पढ़ाता, मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा डीप पढ़ाऊंगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि आप उस चीज़ के लिए रेडी होना चाहते हो, क्योंकि इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे इंटरव्यू तो शॉर्ट होगा, लेकिन शॉर्ट के अंदर वो तमाम अंदर की चीज़ें घुस घुस के पूछेगा, तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हो तो अगर आप टाइम नहीं दोगे, क्योंकि कोई भी मार्केट में से दवाई बनी नहीं है कि आप उसको ले आओ और खा लो और अब तुरंत याद हो जाए, तो आपको उसमें प्रैक्टिस सब चीज़ चाहिए। तो 3 मंथ्स का आपका ये प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। 9 से 11 बजे का टाइमिंग रहेगा। कल का बैच भी आप शुरुआत स्टार्ट कर सकते हो, आप कल का क्लास भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लो, उसके बाद आप एनरोल कराना नेक्स्ट क्लासेस में, आप फिर आप कंटिन्यू करना। कल की क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, 9 to 11 ही रहेगा। कोर्स का जो फीस है वो 6,999 है, ठीक है। ये आप
इसका फीस का चार्ज है ऑलमोस्ट 3 महीने के हिसाब से इसका कोर्स है ना, 2.5 महीने लिखा हुआ है, बट ये 3 महीने जाएगा, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, क्योंकि 4 चीज़ें आप भी मेरे पास लेकर आओगे, सर ये बता दो, सर ये थोड़ा सा बता दो, तो मैं भी शायद, और मैं मना किसी को करता नहीं हूँ, अगर मुझे लगता है कि वो चीज़ बताने लायक है, वो ज़रूरी है, तो मैं डेफिनेटली, अगर मुझे लगेगा कि वो फिजूल की चीज़ें बताने के लायक नहीं है या फिर ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट हो, तो फिर बता दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कोई चीज़ मना नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें, हर कंपनी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो लेकिन मैंने वो तमाम चीज़ें सिलेबस में डाला हुआ कि जो कि कंपनी के अंदर प्रीरिक्विजिट्स हैं। और एमसीएस से करने के लिए आपको कोई पहले से आईटी की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ सीखेंगे, आईपी एड्रेस वगैरह भी पढ़ेंगे, क्योंकि आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे डाला नहीं है इसके अंदर कोर्स, आईपी एड्रेस भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको हर सिस्टम पर आईपी चाहिए होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ भी दिक्कत हो, कुछ अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे डायरेक्टली पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर है मेरा जो व्हाट्सएप पे मैं नंबर है, ये नंबर नोट कर लेना, इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर लेना, अगर किसी को कुछ क्वेरी हो, पर्सनल क्वेरी हो, मुझे कॉल कर लेना, जरूरी नहीं आपको कि व्हाट्सएप करना है, आपको कॉल नहीं कर सकते, कॉल भी कर सकते हो, कोई परमिशन नहीं लेनी कॉल करने के लिए, आप डायरेक्टली कॉल कर लेना, ठीक है। मैं इतना बिजी, मतलब बिजी तो रहता हूँ, अगर मैं बिजी रहूँगा तो आई विल पिंग यू कि मैं बिजी हूँ, आप, मैं 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ जो भी इस टाइम पे, तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। टाइमिंग मैंने बता दिया 9 to 11 है, वीकेंड क्लासेस रहेंगी ये सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो कल की क्लासेस ज्वाइन करना, कल हम लोग प्रॉपर एक क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा मैं लैब भी आपको दिखा देता हूँ करके, ताकि आपको चीज़ थोड़ा सा रिलेट कर पाओ कि क्या चीज़ हम लोग सीख सकते हैं। तो देखो जैसे हमारे पास ये विंडोज़ का 10 मशीन है, तो ये हमारे पास सर्वर है गाइस, ठीक है, दिस इज़ द सर्वर, 1 मिनट जाऊँ, तो ये सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर 2022 हमारा सर्वर है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं, तो ये लॉगिन हो गया, तो देखो यहाँ पे ये सर्वर है हमारा, ठीक है। अगर मैं इसको बताऊँ कि ये सर्वर, देखो यहाँ पे विंडोज सर्वर खुल गया आपका, ये सर्वर का डैशबोर्ड है गाइस, विंडोज सर्वर मैनेजर है ये बेसिकली। तो अगर मुझे अपने नेटवर्क में, जैसे ये डोमेन एनवायरनमेंट कैसे काम करता है उसको डिस्कस करते हैं, तो ये विंडोज़ की मशीन है, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, कोई भी अपना, आप लोग अपना एक यूज़र बताएं, अपना नाम बताइए, कोई भी एक जने, dsa.msc, देखो ये आपका डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, लेट मी गो टू द सर्वर मैनेजर, यहाँ पे आपका सर्वर मैनेजर मिल जाएगा, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस, थोड़ा सा मैं उसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे सर्वर मैनेजर है, इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे मैं टूल पे जाऊँगा, और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, तो इस पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे यूजर्स कहाँ पे क्रिएट होते हैं, सर्वर पे, तो ये हमारे पास ये डिफरेंट सेक्शन है, जैसे एचआर सिस्टम है, तो एचआर के अंदर हम एक यूजर क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, ये सब चीज़ हम सीखेंगे, जैसे कि डेमो दे रहा हूँ कि हम लोग डोमेन कंट्रोल पे कैसे काम करते हैं। यस गो हेड, बोलिए जरा, किसी ने हैंड रेज किया शायद। हेलो जी बोलिए। सर, मुझे ना एक कंसेप्ट क्लियर करना था, जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना जब इनकी, हम्म, तो ये कंप्यूटर्स और यूजर्स, इन दोनों में फर्क क्या है? कंप्यूटर सर यूजर्स क्या फ़र्क है, हाँ मैं हाँ, बताऊँ। क्योंकि ना पता क्या होता है, जी। जैसे मैं इसमें कभी अगर कंप्यूटर क्रिएट करता हूँ, हम्म, जहाँ यूजर क्रिएट करता हूँ, तो लॉगिन करते वक्त मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है इस चीज बिल्कुल में। प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चीज़ें के तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, डिफरेंस यूजर्स क्या होते हैं, कल हमारा यही टॉपिक रहेगा, एक्टिव ठीक है डायरेक्टरी सर। कैसे इंस्टॉल करते हैं, यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, जी। यूजर्स में, ग्रुप्स में, कंप्यूटर में क्या डिफरेंसेस है, मैं कल बताऊंगा हाँ दोनों ठीक है चीज़ें, सर। ठीक है। पर तो वैसे मतलब ये पूछना था कि जैसे हम कंप्यूटर जो क्रिएट करते हैं वो कंप्यूटर और काउंट जो होता है, वो कंप्यूटर काउंट होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिक बेसिक बता दीजिए अभी। मैं बता देता हूँ। देखो एक्चुअल में एक यूज़र क्या होता है कि जो कंपनी में लॉगिन करके काम करेगा, ये सुन लो, जी। जैसे आपका नाम, शुभ नाम डियर, बहादुर सिंह सर। बहादुर सिंह, तो बहादुर जी को लॉगिन करना है कंपनी के अंदर, सिस्टम पे लॉगिन करना, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, बहादुर की आईडी चाहिए, ये सुनो, यूजर आईडी चाहिए, तो जी। उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यूजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो बहादुर के नाम का मैं एक यूजर अकाउंट क्रिएट करूंगा, मैं क्रिएट करता हूँ लाइक दिस, मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे चला गया, और मैंने पे यूजर क्रिएट किया, लेट्स से बहादुर, और यूजर नेम बहादुर, उसके बाद मैंने इसके ऊपर पासवर्ड सेट करूंगा, लेट्स से मैंने एक पासवर्ड सेट कर दिया जो भी है, और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। तो देखिए बहादुर के नाम का एक आईडी क्रिएट हुआ, ये तो हुआ एक यूजर क्रिएट। ये मैंने क्यों क्रिएट किया, ताकि आप अपनी इस आईडी से नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन कर पाए। क्लियर हुआ? यानी जी। कंप्यूटर पे लॉगिन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यूजर। एक यूजर अकाउंट चाहिए।
अब जी जो कंप्यूटर पे आप लॉगिन करेंगे वो कंप्यूटर डोमेन का पार्ट होना चाहिए। क्लियर है? मतलब जी वो कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पे मैं लॉगिन करूंगा, जिस पे मैं काम करूंगा, अपनी आईडी से, बहादुर आईडी से लॉगिन करूंगा, तो जी उस कंप्यूटर पे आपका जो कंप्यूटर है वो डोमेन से कनेक्ट होना चाहिए। तो डोमेन पे जब कनेक्ट करेंगे तो आपको उस कंप्यूटर का भी एक कंप्यूटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो कंप्यूटर जी अकाउंट हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि जो कंप्यूटर हम नेटवर्क में, कंप्यूटर पे काम, जिस कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं, वो कंप्यूटर नेटवर्क डोमेन पे ज्वाइन करवा सके। तो कंप्यूटर अकाउंट अगर आप क्रिएट नहीं करेंगे तो उस कंप्यूटर की आइडेंटिटी कैसे होगी? आप बहादुर की आईडी से लॉगिन कर रहे हो, ये आपकी आइडेंटिटी हुई कि एक यूजर है जो लॉगिन कर रहा है। तो यूजर की आइडेंटिटी के लिए यूजर अकाउंट है। एक जी कंप्यूटर जिस पे आप काम कर रहे हो, तो वो कंप्यूटर की भी तो अपनी एक आइडेंटिटी होगी। ये जी सुनो, जी। तो वो कंप्यूटर अकाउंट होते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। तो सर जैसे ये जो कंप्यूटर है, तो हम्म। अगर मान लो मैंने एक सर्वर सेट किया है, उसमें मेरे 30 सिस्टम्स हैं एम्प्लॉयज के, तो मुझे 30 सिस्टम में अगर 30 एम्प्लॉयज हैं, तो मुझे सबका स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए पहले बनाना पड़ेगा। देखो, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि लेट्स से आपकी कंपनी में 500 यूजर्स है मान लेते हैं, ठीक है? जी चलो 150 यूजर मानते हैं, आपकी कंपनी में 150 यूजर लोग काम करते हैं और 150 जी यूजर कंप्यूटर में काम करते हैं और आपके पास सिस्टम में 50। जी सर। पॉसिबिलिटीज है, हो सकती है, यस। जी मतलब जी यूजर ज्यादा है, कंप्यूटर कम है, तो अब क्या करेंगे? तो हमारी कंपनी ने जो 50 कंप्यूटर रख रखे हैं जिसमें 150 लोग काम करते हैं, अब आपका जो सिस्टम है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि आप किसी भी नेटवर्क में आके तो जी काम करते हो। तो आपकी कंपनी ने क्या किया, 50-50 के आईडी यूजर के हिसाब से उन्होंने 3 शिफ्ट चला रखी हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। मॉर्निंग जी में 50 लोग आएंगे, काम करेंगे। इवनिंग में 50 लोग आएंगे, काम करेंगे। और नाइट में 50 लोग, यानी जो मॉर्निंग वाले हैं वो इवनिंग में चले जाएंगे, इवनिंग वाले नाइट में चले जाएंगे, नाइट वाले मॉर्निंग में चले जाएंगे। इस तरह से काम चलेगा। तो क्योंकि आपके पास 50 कंप्यूटर्स है और यूजर्स आपके पास ज़्यादा है, तो अब क्या करेंगे? आप मल्टीपल सिस्टम पे लॉगिन करने के लिए आपके पास डोमेन कंट्रोलर पे क्या होना चाहिए? अकाउंट आईडी क्रिएट होनी चाहिए। तो जो बहादुर की आईडी है वो मैं कहाँ पे क्रिएट करूंगा? डोमेन कंट्रोलर पे। और जी क्योंकि आपका कंप्यूटर फिक्स नहीं है, तो वो 50 कंप्यूटर में जो कंप्यूटर फ्री है आप उस पर लॉगिन कर लेंगे, क्योंकि जी उस कंप्यूटर की आइडेंटिटी सर्वर पर बनी हुई है। जी सर। तो कंप्यूटर की आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के बजट के ऊपर। कुछ कंपनी में होता है कि 150 एम्प्लॉयज है, 150 ही कंप्यूटर, क्योंकि आपके कंप्यूटर फिक्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनवायरनमेंट भी आए हैं जहाँ पे कंप्यूटर आपके फिक्स नहीं है, आपको जो सिस्टम खाली मिलता है उस पर बैठ के आप काम करेंगे। समझ पा रहे हैं? जी जी तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर हमारे डोमेन एनवायरनमेंट ही काम करेगा, क्योंकि अगर डोमेन एनवायरनमेंट नहीं है तो लेट्स से 50 कंप्यूटर और 150 आईडीज हैं, सिस्टम फिक्स नहीं है, तो आप समझिए कि 150 आईडीज मुझे हर कंप्यूटर में जाके बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप किस आईडी से जी लॉगिन किस कंप्यूटर में बैठेंगे मुझे नहीं मालूम। तो उसकी जी आइडेंटिटी, तो ये इसी चीज का ओवरहेड कम करने के लिए हमारा डोमेन कंट्रोलर होता है, कि आपको डोमेन कंट्रोलर पे ही आईडी क्रिएट करनी है, आपको किसी सिस्टम पे जाके आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने एक बहादुर की आईडी क्रिएट करी जी सर्वर सर। पे, ठीक है? और मेरे पास एक ये कंप्यूटर मशीन है, ये विंडोज 10 का मशीन है गाइस। जी सर। अब एक सेकेंड, एक सेकेंड देना, एक सेकेंड। ये एक मिनट, टास्क मैनेजर, ओके ठीक है, एक मिनट। टास्क मैनेजर, छोटा कर लेते हैं, ठीक है? अब देखिए, ये मेरा सर्वर है जहां पे मैंने एक बहादुर नाम की आईडी क्रिएट करी, इस सर्वर पे क्रिएट किया मैंने। जी अब सर। उसके बाद मैं इस कंप्यूटर पे चलता हूँ और इस कंप्यूटर में लॉगिन करता हूँ, देखता हूँ कि लॉगिन कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। BAHADUR बहादुर मैंने कर दिया और मैंने पासवर्ड जो सेट किया था और मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दिया, तो देखिए बहादुर मेरा लॉगिन हो गया, नाम आ गया ना बहादुर का। जी तो सर। ये, अब ये जो बहादुर की आईडी है, ये विंडोज 10 मशीन है, इस पे क्रिएट नहीं किया था मैंने, मैंने क्रिएट किया था सर्वर पे, क्योंकि इस जी कंप्यूटर का अकाउंट, अब इस कंप्यूटर का नाम भी देखते क्या है। तो क्योंकि जी इस सर। कंप्यूटर का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है सर्वर पे और ये आईडी भी सर्वर पे क्रिएटेड है, तो कंप्यूटर की आईडी हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि कंप्यूटर की आइडेंटिटी हो सके। यूजर आईडी हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम यूजर को आइडेंटिफाई कर पाए। तो देखो, बहादुर की आईडी से मैं लॉगिन कर गया। अब इस कंप्यूटर में बहादुर से भी लॉगिन करवा सकता हूँ। लेट्स से मैं एक और आईडी क्रिएट करता हूँ, तो ये बहादुर की आईडी से लॉगिन होकर मैं यहाँ पे जाऊँ, CMD करूँ, तो देखो यहाँ सर पे बहादुर का नाम आ गया। हाँ जी बोलिए। सर
ये जो पीसी है सर जिसपे हमने बहादुर पे लॉगिन जी किया जी है, जी। इस मशीन का नाम क्या होगा? ये देखो आप होस्ट नेम टाइप करो, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। देखो अगर मैं इसको होस्ट नेम अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे कंप्यूटर का नाम क्या है, पीसी 1। 1। अगर मैं वैसे भी दिखाना चाहूँ तो और भी तरीका है दिखाने का, लेकिन ये आपका सबसे सिंपल सा कमांड है, होस्ट नेम टाइप करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, आपको आपके जी। कंप्यूटर का नाम मिल जाएगा। अगर नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे दिस पीसी पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी पे जाएं तो यहाँ भी आपको एक नाम मिलेगा, गिव मी अ मोमेंट। ये रहा, डिवाइस नेम इज PC1, दिख रहे हो PC1 लिखा आ रहा है, जी सर। PC1। अब अगर मैं इस सर्वर पे आता हूँ तो ये पीसी की आईडी, जो पीसी का जो अकाउंट है PC1, तो ये अकाउंट कहीं ना कहीं क्रिएट होगा। तो जब जी। आप देखो अकाउंट, आपको बता दूं कंप्यूटर अकाउंट हम क्रिएट नहीं करते हैं, दोबारा बता दूं, जब आप किसी मशीन को, किसी कंप्यूटर को आप जब डोमेन पे ज्वाइन करते हैं ना, तो कंप्यूटर जो डोमेन कंट्रोलर है वो अपने आप से उस मशीन की आईडी क्रिएट कर देता है। कंप्यूटर ओके। अकाउंट हम नहीं क्रिएट करते हैं, दोबारा बता दूं, आप ठीक है। कर सकते हो, लेकिन हमेशा कंप्यूटर को जब आप डोमेन पे ज्वाइन करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, मैं प्रैक्टिकल कर करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि ओके सर, मेरा, मेरे को यही कंफ्यूजन था सर कि ना जो कंप्यूटर और यूजर होता है, हाँ, कि हम कंप्यूटर को भी क्रिएट करते हैं कर जबकि सकते हो, हमें कर सिर्फ सकते यूजर हो, क्रिएट करना होता है हमें ना? यूजर क्रिएट करना होता है, कंप्यूटर अकाउंट नहीं। अगर एक मशीन आपका डोमेन पे नहीं है तो उस पे आप लॉगिन नहीं करवा सकते हो। तो ये सब चीजें कल देखेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, कैसे काम करती है, वर्क ग्रुप क्या है, डोमेन, जब तक ये कुछ पांच चीजें, चार पांच चीजें हैं जिसकी थ्योरी में नहीं समझाऊंगा विद सम एग्जांपल ग्रुप जी डिजाइन, तब तक आपको ये पिक्चर क्लियर नहीं होगा। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि देखो जो यूजर अकाउंट है वो हम क्रिएट करेंगे, जी। कंप्यूटर अकाउंट हम कभी भी क्रिएट नहीं करते हैं, बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो जब भी मैंने इस मशीन को डब डोमेन पे ज्वाइन किया होगा, यानी इस डोमेन कंट्रोलर से जब मैंने उसको कनेक्ट किया होगा, तो डोमेन कंट्रोलर ने उसकी आईडी अपने आप क्रिएट कर दी। कहाँ पे क्रिएट करी होगी मैं देखता हूँ, एक मिनट, खोना है इस टाइम पे, एक मिनट। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये वर्क स्टेशन, तो ये देखो वर्क स्टेशन नाम का एक ओयू है, दिस इज अ ओयू गाइस। अब ये ओयू क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे चल के। ये देखिए PC1 का आईडी, तो ये जो PC1 है इसका क्रिएट मैंने नहीं क्रिएट किया, जब इस जी मशीन को मैंने डोमेन पे ज्वाइन किया होगा, ये अकाउंट, ये कंप्यूटर अकाउंट है, अपने आप क्रिएट हुआ। लेकिन जो ये जी। यूजर मैंने अभी क्रिएट किया HR के अंदर बहादुर का, वो मुझे क्रिएट करना पड़ा। तो यूजर आईडी आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती है। मैं एक और आईडी क्रिएट कर रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, तो कोई अपना एक नाम बताइए गाइस, कोई भी जने, एनीवन। हर्ष कुमार है सर एक। हर्ष, ठीक है, मैं हर्ष की आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से हर्ष, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और पासवर्ड जो भी मैं सेट करना चाहता हूँ करूँगा यहाँ पे, और ओके किया, फिनिश किया। तो क्योंकि मेरे पास एक ही मशीन है, इस मशीन के अंदर हर्ष भी काम कर रहे हैं, इसके अंदर बहादुर जी भी काम कर रहे हैं, तो बहादुर की शिफ्ट लॉगिन हो गई, मतलब खत्म हो गई, बहादुर जी जी। ने सिस्टम को लॉग आउट किया। क्योंकि मेरे पास एक कंप्यूटर दो यूजर्स हैं, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, तभी पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे यूजर पे चले गए, और लेट्स से मैंने बोल दिया कि हर्ष, हर्ष। और A@12345, जो भी मेरा पासवर्ड रखा, देखो हर्ष सर लॉगिन हो गया। जब ये हम यूजर नेम भरते हैं हाँ जी, तो इसमें जो हमारा डोमेन होता है उसका डोमेन आईडी कब लिखते हैं हम, जब हमें सर्वर के अंदर लॉगिन लेना होता है? मैं बताऊंगा सारी चीजें, हम जी डिस्कस सर। करेंगे सब चीजें, क्योंकि ये ओके। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जब आप समझोगे जी तब जी। आपको क्लियर होगी। हंड्रेड जी परसेंट अभी चीजें थोड़ी सी उथल पुथल लग रही होगी, यार ये कैसे होगा, हर कुछ जी। सीख, सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि एक जब हम चीजों को सिस्टमेटिक वे में एक सीक्वेंस में सीखेंगे तो चीजें अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगी, ये गारंटी ठीक। मेरी है, ठीक है। ओके। अब देखिए, अगर मान के चलते हैं कि जो बहादुर जो है, बहादुर जी जो हैं वो रिजाइन कर गए, चले गए, तो एज जी। अ सिस्टम एडमिन आप क्या करेंगे, इसका आईडी को डिसेबल करेंगे, यस और नो, करेंगे। यस सर। तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको हम डिसेबल कर रहे हैं। जैसे मैं आपका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम सर्वर से कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया। तो अब मैंने कैसे, देखो जो ये बहादुर की आईडी है, इसके देखो नीचे एक एरो आ रहा है ना, डाउन एरो करके आ रहा है, जी सर, डिसेबल हो गया। तो ये बहादुर की आईडी डिसेबल हो गया। अब अगर ये बहादुर लॉगिन करेगा तो क्या होने देगा, लेट मी चेक इट, नहीं सर, करने नहीं चेक कर ले देगा। देते हैं। तो मैं इसको अभी देखो, मैं किससे लॉगिन हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैं हर्ष से लॉगिन हूँ। जी सर। तो इसको थोड़ा सा, अभी देखो यहाँ पे नाम भी आ रहा होगा हर्ष का, थोड़ा सा इसकी स्क्रीन को बड़ी कर लेते हैं। तो देखिए मैं हर्ष की आईडी से लॉगिन हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लॉग ऑफ कर देता हूँ और मैं वापस से लॉगिन करता हूँ विद बहादुर, और लॉगिन करते हैं,
वेट करो, क्या बोल रहा है, द अकाउंट हैज बीन डिसेबल, प्लीज सी योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब अब हमसे हमारे पास आएगा बंदा, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो जी ऑब्वियसली सर। लॉगिन नहीं कर पाएगा, तो ये अकाउंट क्या है, डिसेबल्ड है। तो जी अकाउंट डिसेबल हम क्यों करते हैं कि कोई बंदा अगर छोड़ के चला जाए, देखो एक हर कंपनी में सिस्टम एडमिन का काम करने का तरीका होता है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूँ टीम की, एक से धोनी और महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली, दोनों का मेन मकसद क्या है, दोनों का मेन मकसद है रन बनाना, लेकिन जी दोनों का खेलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। एग्जैक्टली हमारा सिस्टम एडमिन आप हो चाहे मैं हूँ, हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, इट्स अप थिंग। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें थोड़ी सी सीखनी पड़ती हैं, टाइम टू टाइम चीज़ें आती हैं। तो लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लूँ कि आज की डेट में कोई बंदा अगर रिजाइन करके चला जाता है, तो उसकी आईडी को हमें डिलीट करना चाहिए, डिसेबल करना चाहिए। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ डिसेबल कीजिए। और डिसेबल क्यों करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बंदा गुस्से में छोड़ के चला जाता है और आपने उसकी आईडी डिलीट मार दी, और कल को कंपनी ने उसको मना लिया और 2 दिन के बाद फिर वापस आ गया, फिर आपकी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी उसकी। अब जी क्योंकि सर। उसकी जो आईडी पहले से क्रिएट है, इसमें सारा डेटा था, तो वो तो गया ना। जी इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा चीज़ों को डिसेबल करते हैं कि एक टाइम रखें कि हाँ भाई 15 दिन के बाद हम चीज़ों को डिलीट कर लेंगे, या 1 महीने के बाद, जो भी आपके टाइम ड्यूरेशन है वो आपकी कंपनी के हिसाब से पॉलिसी होती है। तो हम हमेशा आईडी को डिलीट करने की बजाय डिसेबल करते हैं एग्जिस्टिंग यूज़र की। अगर आपने कोई टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए कोई आईडी क्रिएट करी, उसको डिलीट कर दीजिए। लेकिन जो एक कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग यूज़र है, जो काम कर रहा है, रिजाइन कर दिया, चला गया, उसकी आईडी को डिलीट मत कीजिए। अगर आपने डिलीट कर भी दिया तो भी सोल्यूशन है हमारे पास, को वापस ला सकते हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओके। कोई ऑब्जेक्ट हम डिलीट कर देते हैं तो भी सर्वर क्या करता है, उसको अपने पास 180 डेज के लिए स्टोर करता है। लेट्स से बहादुर जी थे, वो छोड़ के चले गए, तो मैंने उसकी आईडी डिसेबल की जगह गलती से डिलीट कर दिया। करना मुझे डिसेबल था, डिलीट कर दिया। अब ये भी तो हो सकता है कि हमारी कंपनी में 2 बहादुर थे, एक बहादुर सीनियर मैनेजमेंट का था और एक बहादुर लेट्स से आईटी का ही बंदा था। अब जो आईटी वाला था उसने रिजाइन मार दिया और हमने डिलीट किसकी आईडी कर दी, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट वो की। बंदा बाथरूम गया हुआ था या फिर ब्रेक पे गया हुआ था, ब्रेक से आके देख रहा है कि लॉगिन नहीं हो रहा है, फिर वो आईटी को एक टिकट डालेगा कि भाई आई एम नॉट एबल टू लॉग इन, इट चेक करो क्यों नहीं हुआ। अब गलती से बहादुर को करना था जो छोड़ के चला गया उसका, लेकिन कर दिया हमने किसी और का, तो अब क्या जी करेंगे। तो उसका लिए आप क्या करेंगे, फिर से थोड़ी आईडी क्रिएट करेंगे, उसी आईडी को दोबारा से वापस लेकर आएंगे, कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो क्योंकि हम इंसान है भाई, गलती से हो सकती है, कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, जी ठीक सर। है। तो अगर कोई आईडी डिलीट हो जाती है, कर भी देते हो, तो वो आईडी आप 180 डेज के लिए से पहले पहले, यानी 180 डेज के लिए, यानी 180 डेज का मतलब कितना महीना हो गया, ऑलमोस्ट 6 महीना, है ना। जी 6 सर। महीने 6 मंथ तक आपका जो यूजर है वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी में पड़ा रहता है। लेकिन 180 दिन के बाद वो जो आईडी है आपका, जो बेसिकली सर्वर है, वो अपने आप डिलीट कर देता है। लेकिन कोई यूजर अगर आपसे डिलीट हो जाता है उसको रिकवर कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे वो भी हम दिखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, जो डे टू डे एक्टिविटी के अंदर आती है। तो दिस इज द थिंग्स, हम लोग ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो कल की क्लास आप ज्वाइन करो, कल की क्लास में आपको एक एक्चुअल में हम क्या डिस्कस क्या करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, ग्रुप्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स क्या होते हैं, यूजर्स क्या होते हैं, डोमेन क्या होता है, वर्क ग्रुप और डोमेन में क्या डिफरेंस है। यानी जो मॉड्यूल 1 जो हमने डिस्कस किया था, इस मॉड्यूल के 1 के अंदर जो ये चीज़ें हैं इसको डिस्कस करेंगे, ठीक जी है। सर। सर्वर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि देखो सर्वर के ऊपर काम करने से पहले हमें सर्वर के बारे में जानना जरूरी है। देखो ये जो कोर्स है गाइस, ये 90% प्रैक्टिकल बेस्ड है, थ्योरी कम है। लेकिन हम इतनी थ्योरी जरूर सीखेंगे, क्योंकि कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाओगे तो वो ये नहीं बोलेगा कि ये लो सर्वर, इस पे मुझे आईडी क्रिएट करके दो, नो। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछेगा जो कि थ्योरी पे होगी। तो इंटरव्यू में, यानी कंपनी के अंदर आपको एंट्री लेनी है तो आपको थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और काम करना है तो प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो हर किसी की अपनी एक वैल्यू है। तो पहले हम सबसे पहले तो कुछ 1-2 क्लासेस हम थ्योरी पढ़ेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी होती क्या है, ठीक है, कैसे काम करती है, डोमेन क्या होता है, वर्क ग्रुप क्या होता है। इसके बाद फिर हमारा जो पहला टास्क रहेगा कि हम सर्वर कैसे डिप्लॉय करेंगे, फिर हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये सारा टॉपिक प्रैक्टिकल पे ही है, पूरा पूरा एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि आपको काम करना होता है। लेकिन पहले स्टार्टिंग के 2 या 3 क्लासेस हम थ्योरी लेंगे। तो कल बेसिकली हम क्या करेंगे, कल हम लोग एमसीएससी के अंदर कल जो हम सर्वर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर, तो 1 घंटा हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। और कल हम पहले क्या करेंगे, एक सर्वर डिप्लॉय करेंगे कि हम सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, हम सर्वर को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो कल हमारा प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी रहेगा। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल। अब अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, अब आप अपने बारे में पूछिए। मेरा अभी के लिए डन है।
हाँ जी। सर, जी। मुझे ये भी पता करना था कि सीसीएनए का जो कोर्स है हम्म। वो कितने ड्यूरेशन का होगा? सीसीएनए का कोर्स भी इज मेरा 2.5 महीने के आसपास का होता है। 2.5 महीने का सर। हम्म। और फायरवॉल का? फायरबॉल 1 महीना, 1 से 1.5 महीना। फायरबॉल में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि देखो ओके। एमसीएस से और सीसीएनए ये फाउंडेशन कोर्स है, फंडामेंटल है, जिसमें आपके बेस बनाना पड़ता है मुझे। जी सर। और कोई भी बिल्डिंग हो, 10 मंजिला बिल्डिंग हो, तो उसकी जो बुनियाद है, जो बेस है, वो मजबूत होनी चाहिए। तो जो एमसीएस से सीसीएनए, ये आपके सर्वर की बुनियाद है, नेटवर्क की बुनियाद है, नेटवर्किंग का बेस है, तो ये स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एज अ फ्रेश, क्योंकि सीसीएनए कौन करता है, फ्रेशर लेवल ही करते हैं, जो कि नॉलेज लेने की, ताकि मेरी फाउंडेशन क्लियर हो पाए, ताकि मैं एडवांस लेवल पे जा पाऊँ। तो सीसीएनए भी कर सकते हो, उसमें भी 2 से 2.5 महीना लगता है। तो आप बोल के चलते हैं, देखिए 2 से 2.5 महीने का कोर्स होना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ को, देखो मैं जल्दी इसलिए नहीं करा पाता क्योंकि मुझे पता मैं जल्दी नहीं करवा सकता, क्योंकि जल्दी कराने के लिए फिर चीज़ें छूट जाती हैं, और मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता। अगर आप कोई चीज़ सीखने आए हो तो थोड़ा टाइम दो। देखो भले ही अगर आप एक चीज़, अगर आप 1 महीने में सीख रहे हो, उसको 2-3 महीने में सीख रहे हो, तो वो ज़्यादा बेटर सीख पाओगे। 2 महीने एक्स्ट्रा ही तो जी। जाएगा, लेकिन वो आपकी लाइफ में, वो आपके कैरियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगा। कुछ लोगों को लगता है सर 2.5 महीने का, मेरे को इसने पूछा था सर 3 महीने का कोर्स सीसीने का कौन कराता है, या एमसीसी का कोर्स कौन कराता है, मैं कराता हूँ। सर बाकी लोग तो 1.5 महीने करते हैं, मैं कर लो आप वहाँ से। मैं कोर्स कंटेंट में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मैं कोर्स ड्यूरेशन में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मेरे को बैचेस लेना अगर होता तो मैं 1-1 महीने के बैचेस ले रहा होता, लेकिन मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि चीज़ें अगर कोई मतलब सीखने आ रहा है, तो वो ऐसी चीज़ों को सीख के जाए ताकि वो इंडस्ट्री के अंदर काम कर सके। जी आप। सर, इसमें अच्छा ही होता है सर, क्योंकि ना महीने में अगर आप एज को काउंट करो हम्म। तो लेके 8 क्लासेस ही होती हैं हमारे पास। बिल्कुल। और जो 8 क्लासें हैं इसमें कम से कम अगर हम 2 क्लासेस लगा रहे हैं तो उसको 5 दिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारी प्रैक्टिस से यही हमारी होता है, स्किल थोड़ी हाँ। और क्लियर होती है। हम जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारे पास वीकेंड का टाइम ही होता है। बाकी जी सर। 5 दिन आपके पास प्रैक्टिस का टाइम होता है। और प्रैक्टिस का नहीं है, देखो मैं भी ये कहता हूँ, हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि अगर आप ड्यूरिंग द प्रैक्टिस कहीं फंसते हो, तो ये मत सोचा करना कि क्लास जब होगी तब पूछूंगा। भाई मैं 100% 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। कई बार मतलब नाइट छोड़ के, नाइट पे तो मुझे भी सोना होता है, लेकिन मैं रात को 2-2:30 बजे तक जगा रहता हूँ। तो उस बीच में भी अगर कभी आप प्रैक्टिस करने बैठते हो, और ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको अगर लगता है कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे लगेगा तो मैं डायरेक्ट आपको कॉल पे समझा दूंगा, या फ़ोन पे समझा दूंगा, या आपका स्क्रीन शेयर करके ले लूँगा। मेरी तरफ से जो सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट को मालूम है कि मेरा जो सपोर्ट रहता है वो 100% रहता है। अब ये नहीं है कि कोर्स ख़त्म होने के बाद आप अपने रास्ते, कोर्स ख़त्म होने के बाद भी आप अगर मुझसे पूछते हो सर मुझे ये चीज़ पढ़ना है, थोड़ा ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, तो कोई भी जो मेरे अदर बैचेस चल रहे होते हैं, मोस्ट वेलकम। कोई इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़, कोई कोई टॉपिक रिवीजन करना है, मस्ट वेलकम। तो मेरी तरफ से आपको 100% सपोर्ट रहेगा, लेकिन सिर्फ ये है कि जितना एफर्ट मैं आप लोगों के लिए लगाऊंगा, उतना एफर्ट प्लीज़ आप अपने लिए भी लगाएं। कि सिर्फ क्लासेस के टाइम पे आएंगे और बाकी टाइम कुछ नहीं करेंगे, तो मैं गारंटी नहीं ले सकता। गारंटी मैं उसी चीज़ की लूंगा, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं सर जॉब की क्या गारंटी लेते हो। कोई गाइस जॉब की गारंटी नहीं लेता, क्योंकि कोई नहीं लेगा सर। क्यों नहीं लेता है, इसका पीछे रीज़न है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि मैं जॉब आपकी लगवा दूँ। कौन लगवाएगा सर इंटरव्यू तो खुद ही देना पड़ता है ना। इंटरव्यू? मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रोच कर सकता हूँ। मेरे पास मैं आपको ऐसे 10 लोगों के नंबर दे दूंगा, बात कर लेना। वहाँ पे उन लोगों का इंटरव्यू नहीं हुआ, सिर्फ मैंने बोल दिया कि ये बंदा मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये बंदे को आता है, मैंने इसका इंटरव्यू ले लिया, 4-5 चीज़ें मैंने पूछ ली, बता दिया। तो उस कंपनी में उनका इंटरव्यू नहीं हुआ, डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि सर मुझे एक बंदा चाहिए, बढ़िया बंदा दे दीजिए, आप अपने एंड पे चेक कर लेना, बंदा ठीक होना चाहिए, आप उसको भेज दो, बस ये रहता है। तो मुझे जी। मालूम है कि उसके बाद मैं 4-5 बंदों को मैसेज ग्रुप में डाल दिया, उन्होंने पूछा, मैंने इंटरव्यू लिया, मुझे लगा कि ठीक है बेस्ट। तो कई जगह आपको इंटरव्यू देने की जरूरत भी नहीं है, आई विल सपोर्ट यू। तो मुझे लगता है कि, तो हेल्प मेरी तरफ से प्रॉपर रहेगा, लेकिन जॉब की गारंटी मैं दोबारा बता रहा हूँ कोई नहीं देता। क्यों नहीं देता है? क्योंकि अगेन मेरी मेहनत है, बट आपकी मेहनत नहीं है, तो मैं उस चीज़ के लिए फिर कह नहीं सकता, क्योंकि फिर आप कहोगे सर मैं तो मेहनत कर नहीं रहा, मुझे जॉब भी चाहिए, कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जी सर। आपको इंटरव्यू मैं कर सकता हूँ, इंटरव्यू की तैयारी मैं करवा सकता हूँ, इंटरव्यू के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस, यहाँ तक आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन इंटरव्यू फाइनली आपको ही करना है, क्योंकि सर मुझे एक चीज और पूछनी थी। जैसे ना इस एमसीएस के हम्म। अलावा भी मैंने ना लिनक्स पे भी काम किया था। हम्म। तो उस पे भी मैंने सर्वर डिप्लॉय किए थे। हम्म। ईमेल सर्वर की बात कर रहा हूँ मैं कि मुझे ना ये पूछना है कि हम माइक्रोसॉफ्ट में भी ईमेल सर्वर बनाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट में भी ईमेल सब बनाते हैं, एक्सचेंज सर्वर जिसे बोलते हैं हम लोग। ऑफिस जी सर। आज के दिन में तो ऑफिस 365 आ गया है।
ओके सर। ठीक है। नहीं सर, मुझे एक्चुअली ना मुझे डिप्लॉय करके देखना है वैसे तो, मतलब लिनक्स पे, लिनक्स के ऊपर बात कर रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के हाँ, ऊपर माइक्रोसॉफ्ट सीखना पे है भी बन मतलब। सकता, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी बनता है, उसका ऑफिस जी 365 आज की डेट में। बाकी पहले एक्सचेंज सर्वर हुआ करता था। जी सर, वो भी अगर हो जाए कंसेप्ट क्लियर तो अच्छा है सर। देखो वो एक अपने आप में एक डेडिकेटेड टॉपिक है। आई विल जी ट्राई माई बेस्ट कि अगर उससे रिलेटेड कुछ मिलता है तो मैं बता दूं, क्योंकि वो एक डिफरेंट डिप्लॉयमेंट है गाइस, वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट ही है। जी सर। ठीक है, तो मतलब ईमेल, हाँ। जो हमारा सर्वर होता है, हम्म। जैसे इसमें हम अलग अलग रोल्स एंड फीचर इंस्टॉल करते हैं। नहीं, उसमें नहीं, वो एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है, वो आपको डाउन इंस्टॉल करके डाउनलोड होता है। अच्छा अच्छा। आपको रोल के अंदर मेल सर्वर नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो कि हाँ, ओके ओके। आप तो उसके लिए आपको एमएसएमडीबी सर्वर बनाना पड़ता है, वो देखेंगे, मैं कुछ अगर लगेगा तो मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, ठीक है सर। ठीक है। सो और किसी जी को कुछ पूछना है गाइस? इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरी, पूछ सकते हो। हाँ जी, एवरीवन इज डन। तो चलो फिर ठीक है, बाकी कल मिलते हैं टुमारो एट द सेम टाइम। ओके सर। ठीक है, 9 बजे के आसपास।